लंबी छुट्टियों के बाद कुछ दिनों पहले ही मैंने ड्यूटी रिज्वाइन की थी। फिर मेरे पास आया सेजल मेहता केस। इस केस ने मेरे जहन को इतना थका दिया कि लगने लगा मैं इस केस में एक अरसे से उलझा हुआ हूं। मैं जब भी इस लड़की के बारे में सोचता हूं तो एक अजीब ख्याल मेरे जहन को जकड़ लेता है। पुलिस वाले मृत विक्टिम से कभी मिल तो नहीं पाते, लेकिन फिर भी उन्हें विक्टिम की जिंदगी में उतरना पड़ता है, जिसे एक भूल का नाम दिया गया था। अक्सर ऐसा क्यों होता है? जो लोग दूसरों के हक के लिए लड़ते हैं, किस्मत उनके हक में गलत फैसला सुना देती है। मेरी जिंदगी के कई पन्ने थे, लेकिन हर पन्ने पे 3 शब्द जरूर लिखे होते थे: जोश, जज्बा और जज्बात। केस नंबर 26, आदित्य जैन वर्सेस राधिका जैन। योर ऑनर, वायलेंस का कोई जेंडर नहीं होता है। एक औरत के भी हाथ होते हैं जो कि मर्द पे भी उठ सकते हैं, और एक बीवी भी अपने पति को असॉल्ट कर सकती है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट आदित्य डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हैं। जब रिश्ते हिंसा की बलि चढ़ते हैं तब जज्बाती चोट जिस्मानी चोट से ज्यादा दर्द भरी होती है। एंड योर ऑनर, दर्द का भी कोई जेंडर नहीं होता है। और झूठ का भी कोई जेंडर नहीं होता। झूठ को सच बनाने की भूमिका चाहे जितनी भी अच्छी तरीके से कर ली जाए, लेकिन प्रूफ क्या है? योर ऑनर, ये आदित्य की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जिसमें उसकी पुरानी इंजरीज के प्रूफ हैं। योर ऑनर, आदित्य के फ्रेंड्स, नेबर्स हर कोई स्टेटमेंट दे चुका है और सबका यही कहना है कि वायलेंट आदित्य नहीं, राधिका है। योर ऑनर, अगर मेरे क्लाइंट चाहें तो काउंटर केस भी कर सकते हैं, बट हम कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए आई अपील कि इस केस को डिसमिस करके डिवोर्स ग्रांट कर दिया जाए। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक महिला होने के बावजूद भी सेजल जी इस केस को जीतने के लिए बहुत कुछ मैनिपुलेट कर रही हैं। आप अपनी दलीलें नहीं प्रूव कर पा रहे हैं तो कुछ भी कह रहे हैं, बट आई बिलीव इन जस्टिस योर ऑनर। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का कई बार गलत तरह से इस्तेमाल हुआ है, सो आई होप इस केस में एक ऐसा वर्डिक्ट आए जो कि सभी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को वायलेट करने वालों के लिए एक बड़ा सबक हो। सेजल, मुझे अब विश्वास हो गया है कि तुम्हारी मदद से मैं एक केस जीत सकता हूँ। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ कि उस औरत के साथ मैं कितनी घुटन महसूस करता था। सेजल, कब से कॉल लगा रहा हूँ, फोन भी बंद है तुम्हारा। सॉरी प्रतीक, मैं कोर्ट रूम में थी। तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? पहले ड्राइवर समझ रखा है। वैसे सही है, तुम्हारा वेट करता रहूँ मैं हमेशा, है ना? सॉरी यार। आदित्य, ही इज प्रतीक, माय फियांसे। हाय। हाय। अब आपका ऑर्डर हो तो चले यहाँ से। सी यू ऑन द वर्डिक्ट डे। लेट्स गो। बाय। मैंने तुमसे कहा था ना, I was not prepared, और तुम अंजलि, क्या हुआ राघव? अंजलि रो क्यों रही थी? क्या किया तूने उसके साथ? क्या क्या मतलब? फ्रेंड्स हैं हम, हमारी भी पर्सनल बातें होती है। राघव, तू अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ है, और माँ के एब्सेंस में मैं तेरी बड़ी बहन ही नहीं, तेरी गार्जियन भी हूँ। क्या पका रही होती थी? ये क्या लैंग्वेज हुई राघव? हाँ, रुको, मैं अभी अंजलि से बात करती हूँ। उससे क्या बात करोगी आप? हाँ, तो एक बात बता, तू इतना डर क्यों रहा है? कहीं तूने उसके साथ कुछ ऐसा वैसा तो? इनफ। दीदी, मैं आपको कभी पूछता हूँ क्या कि आप प्रतीक के साथ क्या क्या करती हो? हाँ, मेरी भी पर्सनल लाइफ है, सो प्लीज डोंट इंटरफियर। बहुत बदतमीज होता जा रहा है। सेजल, तुम ना छोटी सी बात को इधर का उधर ले जाती हो यार। तुम उसे शांति से समझाओगी ना तो आई थिंक वो समझ जाएगा। सो जस्ट रिलैक्स, ओके? चलता। बाहरी दुनिया से जूझना जितना मुश्किल होता है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल उन रिश्तों से जूझना होता है जिनके लिए हम जीते हैं। अपनों की हार के आगे बाहरी दुनिया की जीत भी फीकी लगती है। आदित्य जैन वर्सेस राधिका जैन। इस केस के फैक्ट्स, स्टेटमेंट्स और प्रूफ्स पे बारीकी से गौर करने के बाद ये कोर्ट आदित्य जैन को डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस से बरी करती है। थैंक यू सेजल।
यू सेव्ड माई लाइफ। तुम मेरे लिए फरिश्ता बन के आई हो। जिंदगी हर मोड़ पे मुझे कामयाब कर रही थी, पर पता नहीं था मैं एक नाकाम सफर भी तय कर रही थी। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सेजल। मुझे पता था तुम ये केस जीत कर रहो। जिस डेडिकेशन, सिंसियरिटी और ईमानदारी से तुम काम कर रही हो, इट्स समथिंग टू बी अप्रिशिएटेड। थैंक यू सर, लेकिन मुझे आपसे बहुत जरूरी बात। आज कोई काम की बात नहीं होगी। इट्स अ सेलिब्रेशन टाइम। एंड लिसन गाइस, सेजल की जीत की खुशी में आज मैंने आप सब के लिए डिनर पार्टी अरेंज की है। एंजॉय। तुम्हें लग रहा है बॉस सेजल पे बहुत ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं। थोड़े हाई प्रोफाइल केसेस इसके लिए रिजर्व करके रखे। हम तो सिर्फ पेपर वर्क करने के लिए ना। राघव, अखबार में सेजल और उसके केस के बारे में छपा हुआ है और उसने मुझे बताया भी नहीं। कहाँ है वो? दीदी सो रही होगी माँ, मुझे भी सोने दो। 8 बज रहे हैं राघव, उठ और सेजल से कह मुझे फोन करेगी। दीदी दीदी अंदर हो। दीदी हेलो, कौन? आप कौन बोल रहे हैं? ये मेरी दीदी का नंबर है। आपकी दीदी? वो यहाँ हाईवे पे घायल पड़ी है। क्या? सेजल कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे आखिर क्या हुआ है? कुछ बोलेगी भी? मुझे लगता है शायद दीदी के साथ रेप। क्या? इसलिए पूरे रास्ते कुछ बता नहीं रही थी। मैंने उनसे काफी बार पूछा क्या हुआ दीदी, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। पुलिस को बुलाना चाहिए। नहीं, मुझे सेजल से अकेले में बात कर लेने दे। तू बाहर जा। सेजल, मुझे बताना बेटा, क्या तेरे साथ किसी ने जबरदस्ती की? सेजल ठीक तो है ना? मुझे लगता है कुछ तो हुआ है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। नहीं प्रतीक, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सब कुछ ठीक है तो वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? वो दीदी सो रही है, मैं कॉल करवाता हूँ। पड़ोसी कुछ भी कह रहे हैं, तिल का ताड़ बना रहे हैं। लेकिन माँ सच सच बताओ, दीदी की तरह आप भी मुझसे कुछ छुपा नहीं रही हो ना? उन्होंने आपको बता दिया ना कि उनके साथ रेप हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर को दिखाया था ना सेजल को। मुझे भी उसकी परवाह है, तू फिक्र मत कर, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। नहीं, यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। मैं दीदी को लेके जा रहा हूँ, काम करेगी तो उनका मन बदलेगा। ठीक है, मैं भी तेरे और सेजल के साथ वहां आती हूँ। क्या देख रही है? चल अंदर। बेटा, तूने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। मैं तुझे ऐसे बुझा बुझा नहीं देख सकती। हम यहाँ दोबारा इसलिए आए हैं ताकि तू पहले जैसी बन सके। मैंने कभी भी किसी भी वजह से आपको दुख पहुंचाया हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। पर प्लीज आप पहले जैसे हो जाओ ना। आप है ना, अभी मुझे जितना भी डांटोगे ना, मैं सब सुन के लूंगा। जो बोलोगे वो मैं करूंगा दीदी, आपकी सारी डांट सुन के लूंगा। आप जहाँ बोलोगे हम वहां जाएंगे दीदी। तो प्लीज पहले जैसे बन जाओ। यू आर माई स्ट्रेंथ।
दर्द छिपा के मैं पहली बार एक झूठी जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी। सच मुझसे नाराज था या मैं सच से नाराज थी? मेरी दलीलें मुझे ही उलझा रही थी, पर अपना फैसला भी अब मुझे ही करना था। राघव, तू पक्का सेजल को लेके मुझसे कुछ छुपा नहीं रहा है ना? मैं भी पनवेल आ रहा हूँ। नहीं प्रतीक, वो हम आ गए हैं, सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। अरे तू सेजल का फोन क्यों बंद है? मेरी बात करो उससे। हाँ देखता हूँ। दीदी, सर ये देखो, मेरी शिकायत खुद से, अपने आप से। मैं ऊपर वाले को थैंक्स बोलती हूँ जिसने मुझे ये जिंदगी दी, दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप दिए, प्यारा सा भाई दिया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था मेरी एक भूल मुझे उनसे इतना दूर कर देगी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जिसकी सजा मैं अपने आप को दे रही हूँ। मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं आपका साथ छोड़कर जा रही हूँ। आपकी सेजल। शहर की एक युवा लॉयर सेजल मेहता की लाश घर में फंदे से लटकी पाई गई। क्या सेजल ने खुदकुशी की या ये एक हत्या है? ये सवाल फिलहाल पूरा शहर पूछ रहा है। प्रारंभिक जांच में अभी तक पुलिस कोई ठोस नतीजे पर पहुंच नहीं पाई है। ये सुसाइड नोट में सेजल ने किसी भूल का जिक्र किया हो। क्या भूल हुई थी? और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। वो चोटें कैसे आई? आप लोग बोलते क्यों नहीं है? ये सब माँ की भूल है सर। कैसी भूल? सर 15 दिन पहले होली की दहन की रात दीदी एक पार्टी में गई थी। वहां उनके साथ कुछ हुआ था सर। पूरी रात घर भी नहीं आई और सुबह। सेजल किसकी पार्टी में गई थी? कहाँ गई थी? अच्छा सुन, मैं तुझसे कल बात करती हूँ। क्यों? आज घर नहीं आने वाली हो? आऊंगी, पर शायद थोड़ा लेट हो जाए, एक पार्टी में जा रही हूँ। उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि वो किसी होटल कस्तूरी में गई थी और पूरी रात घर नहीं आई थी। तो क्या ये भूल थी? या फिर आपको ये मालूम होता है कि आपकी बेटी के साथ रेप हुआ है, आपने फिर भी पुलिस में कंप्लेंट नहीं की? उस भूल का जिक्र उसने इस खत में किया। मेरी बेटी का रेप नहीं हुआ था सर। मैंने डॉक्टर से उसका चेकअप भी करवाया था। देखिए, सेजल को बहुत ही बुरी तरह से मारा पीटा गया है। कहीं ऐसी वैसी तो बात नहीं? मेरा मतलब है रेप। ये मैं कंफर्म नहीं बता सकती। अगर आप पहले सेजल को यहाँ पे लेके आए होते तो शायद मैं कुछ कंफर्म बता सकती थी। सेजल के साथ मारपीट किसने की थी? दीदी ने कुछ भी नहीं बोला था सर। वो ट्रॉमा में थी। लेकिन धीरे धीरे वो हमसे घुलने मिलने लगी थी। ऐसे कैसे सुसाइड कर सकती है वो? आप कहना क्या चाहती हैं? क्या कोई बाहर से आया और उसने जबरदस्ती आपकी बेटी को अंदर पंखे पर लटका दिया? सर कुछ समझ नहीं रहा है। मैं कॉलेज गया था और माँ शॉपिंग करना है। जब घर आए तो दीदी। माना सेजल ने खुद आप लोगों को कुछ नहीं बताया, पर फिर भी उसकी हालत देखकर आप लोगों को नहीं लगा कि आप लोगों को जानना चाहिए कि पार्टी में उसके साथ क्या हुआ, किसने किया और क्यों किया? जानने की कोशिश की थी सर, बस इतना पता चला कि पार्टी उनके ऑफिस में थी। ऑफिस कहाँ पर है? जवाहर नगर, जेपी एसोसिएट्स। और सेजल आपको घायल अवस्था में कहाँ मिली थी? एमजी रोड। सर यहीं पे मिली थी मुझे दीदी। आसपास तो कोई सीसीटीवी कैमरा नजर नहीं आ रहा है। जादव सुनो, यहाँ आसपास लोगों से पूछताछ करो, पता करो किसी ने कुछ देखा है क्या। सेजल बहुत स्ट्रांग लड़की थी। मैं मान ही नहीं सकता कि वो सुसाइड करेगी। 12 मार्च की रात आपके ऑफिस की तरफ से कोई पार्टी थी? हाँ, पार्टी तो थी। सेजल ने एक कंट्रोवर्शियल केस जीता था, उसी के सेलिब्रेशन में। और ये सेलिब्रेशन होटल कस्तूरी में हुआ था?
कस्तूरी? नहीं तो पार्टी तो ऑफिस में थी। सर, कस्तूरी होटल के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। उस दिन पार्टी यहाँ पे ऑफिस में ही थी। ये पार्टी कब तक चली थी? करीब 9 बजे तक। और जब सेजल यहाँ से गई तो सब नॉर्मल ही था सर। अच्छा, आप पांडे बोलो। सर, ये जिस हाईवे पे सेजल की लाश मिली थी वहां से 7 किलोमीटर दूर कस्तूरी प्लाजा नाम का एक होटल है। लेकिन राघव ने तो हमें होटल कस्तूरी बोला था। एनीवेज, इस कस्तूरी प्लाजा की लोकेशन भेजो मुझे तुरंत। नहीं सर, 12 मार्च को यहाँ कोई पार्टी नहीं थी। इस लड़की को आपने यहाँ देखा था? सर, यहाँ तो बहुत से लोग आते हैं, मुझे याद नहीं है। पांडे, 12 मार्च को यहाँ पे जितने भी गेस्ट आए थे सबकी लिस्ट चेक करो और यहाँ का सीसीटीवी फुटेज भी चेक करो। चाहे सेजल यहाँ पे आई हो। क्या है ये? मैंने मेरे बैंकिंग ऐप का पासवर्ड बता दिया तो तुम मिसयूज करोगे मेरे फंड्स का? किससे पूछ के तूने 35,000 रुपए निकाले मेरे अकाउंट से? मैं आपको बताने ही वाला था। और क्या करेगा तू इतने बड़े अमाउंट का? बोल। हमने चेक किया, कस्तूरी प्लाजा में 12 मार्च को कोई पार्टी नहीं थी और ऐसा कोई क्लू भी नहीं मिला है जिससे पता चले कि उस रात सेजल वहां गई। सेजल के भाई राघव ने होटल कस्तूरी कहा था और ये कस्तूरी प्लाजा है। लेकिन सर, होटल कस्तूरी नाम से कोई होटल नहीं है उस एरिया में। पर पार्टी सेजल की ऑफिस में ही थी, ये तो पूरा स्टाफ कह रहा है। 12 मार्च की ऑफिस की फुटेज चेक करके देख रहे हैं सर, शायद कोई क्लू मिले जिससे पता चले कि उस रात सेजल के साथ हुआ क्या था। 12 मार्च के हादसे को फैमिली वजह मान रही है, जबकि हमें सेजल की लाश उसके 15 दिन बाद 27 मार्च को उसके घर पर ही मिली। तो ये फैमिली हमें पार्टी और होटल के चक्कर में बेवजह उलझा तो नहीं रही। उनके बयान अटपटे तो हैं। भाई कह रहा है कि उसका रेप हुआ था, माँ कह रही है कि उसका रेप नहीं हुआ था। और ये सुसाइड नोट, इस सुसाइड नोट में सेजल ने किसी भूल का जिक्र किया। जब उनसे पूछा गया कैसी भूल, इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं। आपको लग रहा है ये मर्डर भी हो सकता है? मर्डर के एंगल को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। मर्डर या सुसाइड, 12 मार्च से लेकर 27 मार्च तक फैमिली की एक्टिविटी पता करो। 12 मार्च पे फोकस करो और पता करो कि 12 मार्च को सेजल ऑफिस के अलावा और कहाँ कहाँ गई थी। 13 मार्च से 24 मार्च के बीच ये फैमिली पनवेल में थी सर। तो पनवेल में अपने खबरियों को एक्टिव करो और पनवेल से लौटने के बाद 24 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच में फैमिली में क्या क्या हुआ सब पता करो। और जिस डॉक्टर ने सेजल को एग्जामिन किया था उससे मिलना पड़ेगा। और जिस लड़के से सेजल की मंगनी हुई थी उसे पूछताछ के लिए बुलाओ। मैंने 14 मार्च को सेजल का चेकअप किया था। उसके घाव 2-3 दिन पुराने थे। 6-7 जगह तो ब्लड क्लॉट्स हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कुछ बेल्ट की चीजें से मारा गया है। सेजल का रेप हुआ था नहीं? मैं इसको लेके श्योर नहीं हूँ। इनफैक्ट मैंने सेजल के मॉम को भी बोला था। आपकी सेजल से कुछ बात हुई थी? उसने आपको कुछ बताया कि उसके साथ ये सब कैसे हुआ? मैंने सेजल को बहुत पूछा पर उसने कुछ बताया नहीं। अरे दर्द दबा के मुस्कुराना सीखा है और मेकअप लगा के जख्म छुपाना भी। जब तक जवानी है बिक रहे हैं। अभी का कमाया हुआ ही आगे चल के उम्र ढलने के बाद काम आएगा, समझी? माना सेजल की फैमिली ने आपको कुछ भी साफ साफ नहीं बताया कि सेजल के साथ क्या हुआ था, पर आपको कुछ तो अंदाजा हुआ होगा कि सेजल के साथ ऐसा किसने किया होगा। हमेशा खुश ही दिखती थी। मेरे लिए सोच पाना मुश्किल है कि उसके साथ में ऐसा कुछ हुआ है। 12 मार्च को सेजल के ऑफिस की कोई पार्टी थी। अब अगर सेजल उस पार्टी में जाती तो जाहिर सी बात है आपको तो पता ही होता ना। मेरी इस बारे में उससे फोन पे भी बात हुई थी। प्रतीक, बॉस ने ये केस जीतने की खुशी में एक पार्टी रखी है, लेकिन मुझे ये सेलिब्रेशन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पर हुआ क्या? मुझसे बहुत बड़ा गुफअप हो गया। गुफअप? कैसा गुफअप? सर क्लियरली मुझे कुछ नहीं पता है, बट इट वॉज समथिंग रिलेटेड टू हर वर्क।
सेजल ने ये लॉ फॉर्म 4 साल पहले ज्वाइन की थी। पर इसमें गौर करने वाली बात है वो ये कि सेजल ने जितने भी केसेस जीते थे या जितने भी केसेस पे वो काम कर रही थी, उनमें से ज़्यादातर केसेस वो थे जो पहले उसकी कुली कविता के पास थे। मतलब कविता के केस सेजल को दिए जा रहे, जबकि पहले सेजल कविता को असिस्ट कर रही थी। सर ऑफिस की फुटेज में भी हमने कविता और सेजल के एक और कलीग विकल्प को पॉइंट आउट किया था। ये देखिए सर, सेजल ऑफिस से आखिरी बार कविता और विकल्प के साथ जाती हुई दिख रही। सर सेजल के 12 मार्च के सीडीआर के अकॉर्डिंग उसकी आखिरी 2 फोन कॉल्स भी जानने जैसी हैं। सेजल ने रात को 8 बजे आदित्य जैन को कॉल किया था और फिर ठीक उसके बाद राधिका जैन ने सेजल को कॉल किया। आदित्य जैन सेजल का क्लाइंट था और राधिका आदित्य की बीवी। राधिका ने आदित्य पे डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस लगाए थे, केस किया था और इसी केस को सेजल ने जीता था जिसकी खुशी में पार्टी हो रही थी। मुद्दा ये है कि सेजल का क्लाइंट था आदित्य जैन, फिर राधिका ने इसे कॉल क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि राधिका से हार बर्दाश्त नहीं हुई? और ऐसा पॉसिबल है सर। आदित्य और राधिका से मिलो और सेजल के ऑफिस में नए सिरे से पूछताछ करनी पड़ेगी। उस पार्टी वाली रात सेजल आप दोनों के साथ पार्टी से बाहर गए थे, कहाँ गए थे आप लोग? देखिए सर, हम सिर्फ उसके साथ ऑफिस से बाहर तक गए थे। बॉस को तुम पे कितना भी प्राउड हो, तो मेरा असली प्राउड तो तुम हो। मेरी छोटी सी असिस्टेंट ने इतनी तरक्की जो करनी। तरक्की मैंने आपको छोड़ने के बाद ही की है। तो वो कहते हैं ना कि बरगद के नीचे कोई और वृक्ष नहीं पनप पाता, मैं भी नहीं पनप पाती। इसलिए विकल्प, थिंक अबाउट योर फ्यूचर। अच्छा, तो तुम शुरू से ही इतना बोलती हो? राज ना बहुत ज्यादा मीठा बोल रही हो। थैंक यू मैम फॉर अप्रिशिएटिंग मी। एक्सक्यूज मी। हम तभी वहां से चले गए थे। उसके बाद मैंने उसे एक लड़की के साथ जाते हुए देखा। लड़की? जी सर। कौन थी वो लड़की? आई डोंट नो हर। एक्चुअली काफी अंधेरा था तो मैंने उसे ठीक से देखा नहीं। ऑफिस के बाहर की 12 मार्च की सीसीटीवी फुटेज निकलवा। अगर ये लोग सच बोल रहे हैं तो पता तो चले सेजल उस रात किस लड़की के साथ गई थी। मैंने तुम्हें रोका था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब तुम्हारी वजह से अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। यार आज तो एक भी ग्राहक नहीं फंसा। मेरे को तो खड़े खड़े नींद लग रही है। चल ना घर चलते हैं। मेरी तो बुकिंग आ गई। इसको पूछना, इसको 2 चाहिए क्या? मेरा भी बोनी हो जाएगा। अरे ये मेरे को देने में तो बार्गेनिंग करता रहता, तुझे कहाँ से देगा? जा तो जाके सो जा। आदित्य से केस हार गई थी, वो भी सेजल की वजह से। तो फिर 12 मार्च की रात को आपने सेजल को किस इरादे से कॉल किया? नहीं सर, मैंने उसे कॉल नहीं किया था। मैंने उसके 5-6 मिस्ड कॉल देखे, तब जाकर मैंने उसे कॉल बैक किया था। तो बात क्या हुई थी आपकी उसके साथ? सेजल को गिल्ट हो रहा था। गिल्ट? अब क्या है सेजल? सॉरी राधिका, जिंदगी में पहली बार मैंने एक गलत इंसान का केस ले लिया। कहना क्या चाहती हो तुम? मुझे आदित्य की सच्चाई पता चल गई है। आई नो, आदित्य नहीं बल्कि तुम डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई हो। मैं खुद सेजल की बात सुनकर हैरान थी सर। ऊपर से वो बोल रही थी कि वो मेरे लिए आदित्य के खिलाफ लड़ेगी। हाँ बोलो सर। ये आदित्य के घर पे तो ताला है और मैंने पता किया ये 12 मार्च से ही गायब है और काफी दिनों से इसका फोन भी बंद आ रहा है। आदित्य का 12 मार्च से गायब होना और आदित्य की वाइफ राधिका का ये कहना कि सेजल को उसके लिए गिल्ट हो रहा था, मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस गिल्ट को क्या हम सुसाइड नोट में लिखी भूल से कनेक्ट कर सकते हैं? तो फिर सवाल यह है कि इस केस को जीतने के बाद 12 मार्च को जो पार्टी दी गई, सेजल उसमें शामिल थी। सेजल उस पार्टी में क्यों गई? राधिका की बात पर हम ऐसे ही यकीन नहीं कर सकते, हमें खुद क्रॉस चेक करना होगा। राइट सर। जिस औरत पर अपने पति को टॉर्चर करने का आरोप हो, वो सेजल से बदला लेने के लिए उसको भी तो टॉर्चर करवा सकती है। तो फिर आदित्य क्यों गायब है? सर शायद उसको भी राधिका नहीं गायब करवाओ, वो उसका राज जानता था। अब इस राज से पर्दा तभी उठ सकता है जब हमें पता हो कि आदित्य क्यों गायब हुआ और कैसे गायब हुआ। आदित्य की बैकग्राउंड खंगाल, और मुझे लगता है कि हमें इस बारे में सेजल के बॉस से बात करनी चाहिए। सर हमें सर सेजल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कॉज ऑफ डेथ स्ट्रैंगुलेशन, मतलब मौत दम घुटने से। जिस्म पर चोटों के निशान थे, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट रेप कंफर्म नहीं करती। वो शायद इसलिए क्योंकि पोस्टमार्टम उसकी मौत के काफ़ी दिनों बाद किया गया। मुमकिन है कि रेप हुआ,
क्योंकि लड़की के साथ जबरदस्ती तो हुई थी। सेजल की हैंडराइटिंग मैच हो रही है और हमारी पनवेल के खबरियों से इंफॉर्मेशन मिली है सर। कैसी इंफॉर्मेशन? पनवेल में सेजल के चाचा चाची रहते हैं। पिछले 7 सालों से दोनों परिवार के बीच कोई बातचीत नहीं है। दरअसल सेजल के पापा की दुकान थी जो सेजल के चाचा ने हड़प ली थी। शैलेंद्र, मेरे पति के गुजरते ही तूने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। पहले उनका बैंक अकाउंट फ्रीज करवा दिया और अब उनकी दुकान हड़प ली। अरे मैं अपने बच्चों की देखभाल कैसे करूंगी? मैं हूं ना, खर्चा उठा लूंगा तुम सबका। वो दुकान मेरे पापा की थी चाचा जी, आप वहाँ सिर्फ नौकरी करते थे और ऐसे कह रहे जैसे हम पे एहसान कर रहे हैं। बस सेजल, भाभी समझाओ इसको। भैया के बाद कोई नहीं है मेरे अलावा तुमको पालने वाला। पाला मेरे पापा ने है आपको चाचा, अपनी दुकान में काम देके, और आप हमें पालोगे। जबान को लगाम दो इसकी, नहीं तो हाथ पैर जबान सब काट के रख दूंगा। और भूता है ना तो आके हासिल कर लेना वो दुकान। शैलेंद्र ने हमें सताया तो बहुत था सर, और शैलेंद्र के उस थप्पड़ ने सेजल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया था। कैसा परिवर्तन? लॉ पढ़ रही थी सर। उन्होंने ठान लिया था कि चाचा से हमारा हक लेकर रहेगी। दिन रात उन्होंने पढ़ाई की और उसके साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। चाचा के खिलाफ केस की पैरवी उन्होंने खुद की थी सर। उसने अपने जीवन की हर लड़ाई जीती थी सर। समझ में नहीं आता खुद से कैसे हार गई। क्या लगता है आप लोगों को, क्या शैलेंद्र सेजल के साथ ऐसी ज्यादती कर सकता है? सर, आप 7 साल पुरानी बातें कुरेद रहे हैं और इन बातों को हम कब का भूल चुके हैं। हमने हमेशा सेजल और राघव को अपने बच्चों की तरह माना था। विश्वासघात उन्होंने किया। उस दुकान पर इनका भी बराबर का हक था, लेकिन सेजल ने चालाकी से। छोड़ना अभी सब बातें, कहिए और कुछ है जो आप पूछना चाहते हैं? 12 मार्च को किधर थे आप? यही पनवेल में। पनवेल में कहाँ पे? अपने घर पर ही था। आई डोंट बिलीव राधिका सच बोल रही। राधिका अपने हस्बैंड आदित्य को टॉर्चर करती थी एंड इट्स प्रूवन इन द कोर्ट। अगर सेजल को केस जीतने के बाद ऐसा कुछ लगता तो सबसे पहले वो मुझे बताती। सेजल के मंगेतर ने बताया कि वो काफी दिनों से परेशान थी और जब उसने बार बार पूछा सेजल को कि किस बात को लेकर परेशान है तो सेजल ने बताया कि उससे काम में गुफा हो। अब जैसे कि आपने कहा कि सेजल सबसे पहले अगर कुछ होता तो आपको बताती, तो अगर इस गुफा का ताल्लुक राधिका के केस से नहीं है तो फिर किस बात से जिसको लेकर सेजल परेशान थी? ऐसा कुछ नहीं था और आप ये बेकार के सवाल करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सर, मैंने आदित्य के कुछ रिलेटिव से बात की, लेकिन किसी को नहीं पता कि आदित्य इस वक्त कहाँ पे। आदित्य मोती नगर की कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर था। वहाँ इंक्वायरी करो, शायद कुछ पता चले। सर, इसमें 12 मार्च की सेजल के ऑफिस की बाहर की फुटेज है। सर, इसमें वो इस लड़की के साथ बाहर जाते हुए दिख रही है। कौन है ये लड़की? हाँ बरखा बोल। सिमी, एक गाड़ी वाले ने मुझे बहुत टॉर्चर किया। मुझे पैसे भी नहीं दिए और मेरे सारे पैसे ले लिए। मेरे पास तो वापस आने के लिए पैसे नहीं है। तू घबरा मत बरखा, कहाँ है तू बता मुझे, मैं आती हूँ तुझे लेने। प्रॉब्लम क्या है तेरी? क्या चाहता है तू? फिर से मैं वही दिन देखूं? हाँ? ऐसा करने से पहले तुमने एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा? कहीं वजह तुम्हारी दोस्त अंजलि से तो नहीं जुड़ी? हाँ? ये देखो, और मैं बताऊं कि 12 मार्च की रात को अंजलि सेजल से मिलने क्यों गई थी? 35,000 रुपए राघव कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। और क्या करेगा तू इतने बड़े अमाउंट का? क्या हुआ? सच सच बता, बात क्या है? दीदी, अंजलि प्रेग्नेंट है। इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाई? सर, मैं गिल्ट में था। कहीं मेरी इसी भूल की वजह से तो दीदी ने। सॉरी। कोई प्रेग्नेंट नहीं थी तुम, ये सब ड्रामा है ना? प्रेग्नेंट हो तुम? कोई प्रूफ है?
तुम दोनों ने मेरे भाई को बेवकूफ बनाया सिर्फ पैसे हटने के लिए। अब देखना, ऐसे चार्ज में तुम लोगों को अंदर करवाऊंगी ना कि कभी भूलोगे नहीं। 12 मार्च को सेजल को लेकर कहाँ गई थी? मैं तो बस माफी मांगने गई थी उनसे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दो दीदी, प्लीज मेरे खिलाफ कोई केस मत फाइल करना। तुमने गुनाह किया है तो सजा तो तुम्हें दिलवा के रहूंगी मैं। नहीं दीदी प्लीज। वो वहाँ से चली गई थी, कहाँ गई वो मुझे नहीं मालूम है। तो हम मालूम कर लेंगे। जरा इन दोनों को मालूम पर घुमाओ। जी सर। माना तुमने हमसे पहले अंजलि की बात छुपाई, पर हमें अभी तक किसी भी होटल कस्तूरी का पता नहीं चला है। दीदी ने मुझे यही बोला था कि वो उस रात होटल कस्तूरी जा रही थी। अगर होटल कस्तूरी वाकई है तो कहीं तो होगा। हर छोटे मोटे होटल की लिस्टिंग करो और ढूंढो होटल कस्तूरी को। और सेजल अपने भाई राघव को एमजी रोड पर मिली थी। एमजी रोड से लेकर सेजल के ऑफिस तक जहां जहां सीसीटीवी है सबकी फुटेज निकलाओ, फुटेज स्कैन करो। सर, ये आदित्य जिस कंपनी में एमडी था वहां से अचानक से रिजाइन करके चला गया। ऑफिस में इंक्वायरी की तो पता चला कि ये वहां पे काम करने वाली लड़कियों को फेवर देने के लिए उनका शारीरिक शोषण किया करता था। ये बात आदित्य के ऑफिस की एक लड़की ने सेजल से कांटेक्ट करके उसे बताई थी। तो पूरे चांसेस हैं कि आदित्य की वाइफ राधिका का बयान सही है कि सेजल उसके खिलाफ एक्शन लेने वाली थी, क्योंकि आदित्य 12 मार्च से ही गायब। आदित्य के ऑफिस से उसके बारे में एक और लीड मिली है सर। शायद ये अपने मामा के घर पहुंच सकता है। उठवाओ। भागा नहीं था मैंने रिजाइन किया था। तुम 12 मार्च से गायब हो। 12 मार्च मतलब उसी दिन जिस दिन सेजल। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे अपने लॉयर से बात करनी है। अपने लॉयर को तो तूने मार दिया, अब किससे बात करेगा? बोल, क्यों मारा सेजल को? देखो, मुझे डराना मत। मुझे क्या लग रहा है तेरे साथ हम यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं? हाँ, रेप और मोलेस्टेशन के चार्जेस लगे हैं तुझे, और तेरे ऑफिस की कई लड़कियों की रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट है हमारे पास। बोल अब। मेरे पास प्रूफ्स हैं तुम्हारी असलियत के। मुझे तो खुद पे गुस्सा आ रहा है कि तुम्हारे जैसे सेक्स ऑफेंडर की पैरवी की मैंने। पर थैंक्स सेजल, तुम्हारी वजह से मैंने केस जीत लिया। मैं राधिका के साथ मिलकर काउंटर केस करूंगी तुम्हारे खिलाफ। कल ही वारंट निकल जाएगा तुम्हारा। मैं डरकर भागा जरूर था, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने सेजल के साथ कुछ भी नहीं किया है। राइट सर, मैं पता करने की कोशिश कर रहा था। सेजल ने जिस भूल का जिक्र किया था, क्या भूल ये थी कि उसने आदित्य जैसे गलत आदमी की पैरवी की? अगर हाँ, तो फिर वो 12 मार्च से लेकर 27 मार्च तक खामोश क्यों थी? और कोई भी भूल इतनी बड़ी कैसे हो सकती है जिसकी वजह से सेजल जैसी लॉयर सुसाइड कर ले? सर, सेजल ने 5 मार्च को कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, जिसमें उसने कोर्ट से अपील की थी कि 7 साल पहले उसके पिता की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई थी। सर, पिटीशन तो अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन सेजल को यह शक था कि उसके चाचा शैलेंद्र का हाथ इसमें था। लेकिन सेजल ने ये पिटीशन 7 साल बाद क्यों फाइल की? आखिर 7 साल बाद उसके हाथ में ऐसा क्या सुराग लगा हो? सेजल की माँ को भी इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन सर वो हमें शैलेंद्र के बारे में भी कोई सबूत नहीं मिल रहा है। अगर सेजल की पिता की हत्या के पीछे वाकई उसके चाचा शैलेंद्र का हाथ था और उसके बावजूद वो 7 साल से बाहर है, तो मतलब प्लानिंग लंबी की होगी। और अब सेजल 7 साल बाद उस पर मर्डर चार्जेस लगाकर उसे अंदर करवाने वाली थी। मोटिव स्ट्रांग है। इस शैलेंद्र के बारे में पता करो, उसकी हर एक हरकत पर नजर रखो। ओके सर। रोज पेट पे लात मारती हूँ मैडम। बकबक बंद कर। क्या बकबक मैडम? जो मर्डर करके भाग जाते हो उनको तो आप पकड़ नहीं पाते हो, और हमारे जैसे को दबोच लेते हो आप। क्या बोल रही है तू? किसका मर्डर? मेरी दोस्त का मर्डर। 6 महीने पहले 12 मार्च को हाईवे रोड पे मेरी दोस्त को मार दिया गया था। उसकी सुनवाई हुई अभी तक? चल ठीक है, गाड़ी में बैठ। हाँ बोल। सोनू खबरी बोल रहा हूँ साहब। वो आपके हाईवे वाले केस का क्या हुआ?
उन्होंने की बोलायचं काय? अरे साहब वो क्या है ना कि मैंने सुभाष नगर पुलिस को एक चकले का टिप दिया है और वहाँ पे एक प्रोस्टिट्यूट बोल रही है कि उसकी फ्रेंड का 2 महीने पहले वहाँ पे मर्डर हुआ। मर्डर? हाँ साहब। क्या 12 मार्च को एमजी रोड पर एक और मर्डर हुआ था? हाँ सर, और सेजल भी 2 महीने पहले एमजी रोड पे बेहोशी की हालत में मिली। वो लड़की कौन थी जिसके बारे में खबर नहीं होता है? सर उसका नाम सिमी है, प्रोस्टिट्यूट है, आज ही अंदर हुई है। इस सिमी से मिलकर चांस लेते, शायद कोई काम की बात पता चले। साहब मेरी दोस्त थी बरखा, उसका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन आपने तो पहले कहा था कि मर्डर हुआ था। साहब किसी ने जानबूझकर उसको गाड़ी से उड़ा दिया था। आपको ये कैसे पता कि किसने जानबूझ के उड़ाया था? हाँ बरखा बोल। मेरे पास ना वापस आने के लिए पैसे नहीं। तू घबरा मत बरखा, कहाँ है तू बता मुझे। मैं एमजी रोड पे एक गाड़ी वाला एक लड़की को फेंक दिया। बरखा मुझे कुछ समझ में नहीं आया और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। बरखा ने आपको उस गाड़ी का नंबर बताया था? नहीं साहब, लेकिन बरखा ने बताया था कि ग्रे कलर की कोई कार थी। आपकी बरखा से बात कब हुई थी? मेरा मतलब तारीख क्या थी? सर 12 मार्च को रात के 2-2:30 बजे के आसपास। 12 मार्च की रात को सेजल जहां पर जख्मी हालत में मिली थी उस जगह पर सीसीटीवी नहीं है, लेकिन वहां से 3 किलोमीटर दूर एक सिग्नल है, वहां पे सीसीटीवी है और रास्ते में कोई भी राइट या लेफ्ट टर्न नहीं है, सीधा रास्ता है। उस सीसीटीवी की फुटेज स्कैन करो, जितनी भी सफेद रंग की गाड़ियां दिखती हैं सबकी लिस्टिंग करो। सर उस रात 2 बजे के बाद उस रास्ते से ये 7 ग्रे कारें गुजरी थी और ये इन 7 कारों के 7 ओनर्स हैं। इन ओनर्स की डिटेल्स निकाली तो पता चला कि इनमें से ये मनीष, इसका एक होटल है, होटल संतूरी। राघव ने कहा था कस्तूरी, होटल कस्तूरी में गई थी। संतूरी कस्तूरी। सर ये भी तो हो सकता है कि सुनने में फर्क आया। मेरा यकीन कीजिए सर, मेरी सेजल से कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं तो बेकार में ही अपने दोस्त के लफड़े में फंस गया। कौन दोस्त? दो महीने से तेरी एक्टिंग देख रहा हूं, पर अब तो इस डंडे पे नाच करेगा। नाच। उठ। सेजल ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? सर मेरा पहले बिल्कुल भी इरादा नहीं था उसे नुकसान पहुंचाने का, बल्कि वो तो ऑफिस की पार्टी मनाने के बाद में उससे मनीष के होटल में मिलने भी आई थी। प्लीज प्रतीक, वैसे भी आदित्य की वजह से मैं बहुत गिल्ट में हूँ। पार्टी करने का एकदम मूड नहीं है। सेजल, ऑफिस में ये सब चलता रहता है। प्लीज प्लीज। कौन 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 कौन? Cheers guys. सेजल, दोस्त है सामने। दोस्त पास में नहीं होते तब भी कौन सा तुम पास आने देती हो? तुम ना मेरे स्वाभिमान को बहुत हर्ट करते हो। विशाल, सर सेजल के साथ उसके अपनी मंगेतर ने इतना सब किया, फिर भी वो 15 दिन तक चुप रही। जबकि सेजल कोई आम लड़की नहीं थी, एक लॉयर थी, एक ऐसी लॉयर जो लोगों के इंसाफ के लिए ईमानदारी से लड़ती थी। सेजल प्रतीक को बचपन से प्यार करती थी। उसने प्रतीक पर आंख बंद करके भरोसा किया, लेकिन प्रतीक ने उसके भरोसे को तोड़ा। जब इंसान को किसी अपने सबसे ज्यादा करीबी से धोखा मिलता है तो उस इंसान का पूरी इंसानियत से भरोसा उठ जाता है। सेजल के साथ भी यही हुआ। उसने अपने सुसाइड नोट में यही लिखा कि उसे लग रहा था कि प्रतीक पे भरोसा करके उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की। वो भूल जरूर थी, लेकिन सबसे बड़ी नहीं। सबसे बड़ी भूल थी उसका अपनी जिंदगी को खत्म करना, खुदकुशी करना। हम सब की जिंदगी में दुश्वारियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन उन परेशानियों से लड़ते हुए, दुश्वारियों से जूझते हुए
जद्दोजहद करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। मौत किसी मसले का हल नहीं है। ए, रुक तो कशाला? भाजी सामने पड़ी है, दिखाई नहीं दे रही है क्या तेरे को? मैं थूकेगा तभी तेरा धंधा चलेगा। पैसा दे तभी तेरा धंधा करने को मिलेगा। तो रोज आएगा, रोज थूकेगा, फिर देखता भाजी कैसा बेचता तू। वैसा तेरे पास बेचने के लिए और भी महंगी चीज है। ए, हफ्ते में कितने बार आएगा कटोरा लेके? ये हफ्ते का परसों ही दिया ना पैसा तेरे को। अब सब कुछ बराबर हो गया। निकल, धंधे का टाइम है, खोटी मत कर। तेरा हफ्ता डबल। अभी 2 दिन में पैसा नहीं देना तो तेरा ठेला और तुम दोनों इधर दिखेंगे नहीं। अरे जा रे बाबा, हम बात दूंगी। पांडे जी, ये लो। बाबा, जाओ दे ना बाबा। कीचड़ में पत्थर डालोगे ना तो आपके ही कपड़े गंदे होंगे। अरे ये लोग हमको ऐसे डराते रहेंगे जब तक हम इनको उल्टा जवाब नहीं देते। बाबा, हमें जंग नहीं लड़नी, धंधा करना है। सदा मिताली सच कह रही है। अरे ये पांडे ना बहुत पहुंची हुई चीज है। इससे ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। तू छोड़, अपने काम पे ध्यान दे। कौन सा सेंट है? मस्त है भाई, ये जो आपने दिया था। तबीश में बोलू, दिल की धड़कन क्यों चुक गई मेरी? मैं बाद में आता हूँ साहब। नहीं नहीं, मैं जा ही रही थी। सर दामोदर। हाँ सर। ये जो दरवाजा लगा है ना, वो शो के लिए नहीं लगा है। अगली टाइम आएगा ना तो नॉक करके आना, नहीं तो अगला साइन तेरे ट्रांसफर ऑर्डर पे कर दूंगा। समझा क्या? और सर। ये बाबा, काका आप? काका वाका छोड़, सब आप किधर है? बाबा घर पर नहीं है। देख, उसको तो अकल नहीं है, पर क्या है ना, तू समझदार है। तू उसको समझा, नहीं तो क्या है ना, तू बिना बाप के जिंदगी गुजारेगी, समझी? काका, जबान संभाल कर बात करना। तू मेरे को बताएगी कि मेरे को कैसा बात करना है, कैसा नहीं करना। इतनी हिम्मत तेरी है? ए गंगो! बाबा, तू अगर मेरा भाई नहीं होता ना तो हाथ तोड़ के फेंक देता पानी में, समझा? आओ जाओ देना, आपको शपथ है मेरी। मेरी बेटी बोली ना, इसलिए बच गया तू। चल जा, निकल निकल। किधर निकल, किधर निकल? मेरा भी घर है, समझा? कितना पैसा चाहिए? मैं देगा तेरे को पैसा। ये मेरा घर है, तेरे हिस्से का घर तू बेच दिया बेवड़े। चल निकल, नहीं तो पुलिस के हाथ में दे देगा तेरे को। चल, तेरे को मार के मेरे को जेल भी जाना पड़ेगा ना तो चलेगा। देख, मेरा और तेरी बेटी का मैं क्या हाल करता है कि बस्ती वाला तुम लोग का बॉडी में हाथ लगा लेगा भी नहीं, समझा? मेरे बेटी को मारने की बात करता तू। चल चल निकल रे, निकल। अरे निकल, चल। छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। चलो चलो चलो, ए बंद कर, ए टिकली चल, ए कपड़ा चल, घर ही जाओ, निकल। डॉक्टर बाबू, ये सब क्या चल रहा है? ये रोज का नाटक है इन लोगों का। लेकिन अपने पास तो लाइसेंस भी है और पांडे को पैसे भी तो देते हैं ना हम लोग। अरे कोई फायदा नहीं है, ये लोग अभी सब रावण नहीं लेके ना फेंक देंगे। बंद कर, बंद कर, घर ही जाओ, घर ही जाओ। चल चल, बंद कर, बंद कर। ओ मैडम, चलो हो गई शॉपिंग। ए सदा, चल। क्या बोला था मैं तेरे को? मेरे थूक के बगैर तो धंधा नहीं कर पाएगा। मैं आता था, जा, क्या करना कर ले, चल। क्या? अरे दादा रुको, दादा रुको। पुलिस पे हाथ उठाता है हराम को। देखो, ये पुलिस बिना मतलब हमको मारती है। ये पांडे के साथ पुलिस मिली हुई है। इनको पैसा भी दो और पुलिस का मार भी खाओ।
इसमें सदाम की कोई गलती नहीं है, सब गलती है पांडे की। हाँ ये पांडे। ठीक है। चलो चलो जाओ बंद करो चला जाओ। गुस्सा आता है ना तेरे को? अरे तेरा सारा गुस्सा निकालती हूँ मैं। चल अंदर। अरे चल उसके अंदर। अरे लेकिन साहब, अरे मैडम काका, वो पुलिस वाले पापा को लेके गए, मुझे बहुत डर लग रहा है। जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? शेर के मुंह में हाथ डालेगा तो काटेगा ही ना। साहब सब देख रहे हैं, जो करना है वो अंदर जाके करो। तेरे पे हाथ उठाया था इसने, इतना मार कि आगे से जब भी मिलेगा ना तो नजर नीचे होनी चाहिए। अरे साहब लेकिन मैंने किया क्या है? मेरी गलती क्या है ये तो बताओ तुम। दीपाली पकड़ा ये तेरे में? हाँ भाजी मार्केट है, बिना परमिशन के अंदर जाने के लिए। मेरे पापा अंदर है, क्यों मार रहे हो मेरे पापा को? पूछताछ चल रही है। पापा देखना, अंदर जाने नहीं दे रहे, प्लीज देखना प्लीज। सुनिए, मेरा नाम महेश है, महेश पवार। मैं पीएसआई निकम को जानता हूँ, उनको बुला देंगे प्लीज। ठीक है, बैठो यहाँ पे। ठंडी टांग पकड़ इसकी। ए दामोदर, अरे वो दरवाजा बंद करना, आवाज से कान फटा जा रहा है मेरा। ये देख महेश, उसने पुलिस पे हाथ उठाया, उसको सजा और सबक तो मिलेगा ही ना। गरीब लोग हैं सर, माफ कर दीजिए उनको। मैं कुछ नहीं कर सकता। साहब मुझे एक बार मेरे पापा से मिलने दो, एक बार मिलने दो प्लीज सर। सर प्लीज, बस इतना कर दीजिए प्लीज। ठीक है, तू रुक यहाँ पे। दामोदर पापा ये क्या हो गया आपको? ये क्या हाल कर डाला इन्होंने आपका? हम छोड़ेंगे नहीं इनको, हम लड़ेंगे, हम जरूर लड़ेंगे। लड़ेगी तू? लड़ेगी? ये तो बिना पिए ही गर्म हो रही रे। पता नहीं मेरी शेरनी अब क्या करेगी उसके साथ। जाओ देना साहब, बहुत हो गया, मर जाएंगे वो, खाली पॉकेट में फंस जाएंगे हम। आगे से लफड़ा नहीं करेंगे, मैं बात करता है इनसे। ठीक है, अपने वैन में डाल के दोनों हरामियों को घर छोड़ दो। हो साहब। भिखारी, अरे जंगल में रह के शेर से पंगा लेगा तो ऐसी हालत होगी। अब की बार छोड़ रहा हूं, फिर अगली बार ऐसा झपटा मारूंगा ना कि खेल खल्लास। येऊन जा।
जो साहब ये तो हमारे सदाबाबू और मिताली है साहब। अरे किसी गाड़ी ने उड़ा दिया होगा। गाड़ी कैसे उड़ा है? ये अगर गाड़ी ने उड़ा है तो ये और ये सड़क से इतने दूर आकर गाड़ी उड़ाकर चली गई क्या? ये एक्सीडेंट नहीं है भाइयों, ये इनको मारा गया साहब, इनको मारा गया, ये एक्सीडेंट नहीं है साहब। चलो आप पीछे हो साहब, चलो चलो। नहीं ये एक्सीडेंट नहीं है। नहीं साहब, ये एक्सीडेंट नहीं है साहब। दामोदर, एम्बुलेंस बोलो। बल्कि खून है खून। ये पुलिस हमसे कुछ छुपा रही है भाइयों। अगर आज हमने इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो कल इस सदा की जगह हम लोग होंगे और मिताली की जगह हमारी बेटी हो सकती है। इसलिए जब तक ये पुलिस वाले अपने सदा और मिताली के कातिल को नहीं पकड़ती तब तक ये मार्केट बंद रहेगा। पुलिस प्रशासन, पुलिस की गुंडागर्दी, पुलिस की तानाशाही, पुलिस की गुंडागर्दी। जनता का आक्रोश और लोकल पुलिस की प्रति नाराजगी की वजह से ये इन्वेस्टिगेशन एसआईटी को सौंपी गई। अरे या साहेब, या वेलकम टू तांदळी। मुंबई पुलिस टीम एसआईटी। निकम, अब भगत क्या बसला है? जाओ साहब का चाय नाश्ते का देखो। सरकार ने इनको हमारी मदद करने के लिए भेजा है, पता है ना? दोनों बॉडीज किधर है? बॉडीज सुनाई कम देता है। दोनों बॉडीज किधर है? अभी बॉडीज का क्या करेंगे साहब? पोस्टमार्टम तो हो चुका है ना। सर शायद फैक्स ठीक से मिला नहीं इनको। पोस्टमार्टम करने के लिए मना किया था ना साहब। ये हमारा पुलिस स्टेशन है। देशमुख। अब बॉडीज कहाँ हैं? साहेब, हिट एंड रन का केस है ये। आप लोगों के आने से सच्चाई बदलेगी नहीं। तुमने अपनी रिपोर्ट बना ली देशमुख, अब हम अपना काम कर ले। अब यहीं रुकिए। तो मर्डर ही है, पूरे बॉडी पर कट्स हैं, बहुत सारे जख्म हैं और सर लड़की का सर भी फोड़ा गया है। ये जो हिट एंड रन केस बोल रहा है ना, केस डाइवर्ट करने के लिए सर। क्या बोलता है साहेब? मतलब हम लोगों ने जो कुछ काम किया है वो बेमतलब है? नाम के लिए काम कर रहे हो तो काम छोड़ दो देशमुख। एक्सीडेंट केस है, अंधे दिख रहे हैं हम। नहीं, आप लोग अंधे नहीं है, हम लोग अंधे। अभी आप लोग आए हो ना तो आंखें खुली करके ये सारा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। हमने किधर रोका है? रोका है? ए देशमुख, किससे बात कर रहा है ना वो पहले समझ ले। उल्टा जवाब नहीं ना दे रहे क्योंकि तू वर्दी में है, इसलिए पहले सोच और बाद में बोल। कोऑपरेट कर। दामोदर। यस सर। ये दोनों बड़े साहब को और दोनों बॉडीज की फाइलें दे दो। हो गया कॉपरेशन? देशमुख, सारे फाइल्स, रिपोर्ट्स, पीएम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट सब कुछ चाहिए। देता हूं। और कुछ चाहिए? हाँ चाहिए ना, हमें हमारा सेटअप करने के लिए जगह चाहिए। कहाँ करे? दीपाली, ये मुंबई टीम का दुकान लगाने के लिए जगह का बंदोबस्त करो। देशमुख, हमें केबिन चाहिए। ये आपका मुंबई पुलिस स्टेशन नहीं है, ये एरिया हमारा एरिया है और यहाँ का पुलिस स्टेशन मेरे कंट्रोल में, इसलिए इधर वही होगा जो मैं चाहूंगा। समझे? चला। सर आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? हर जंग उसी वक्त नहीं जीती जाती खान, हमें अपना दिमाग ठंडा रखना होगा। सर अकॉर्डिंग टू द पीएम रिपोर्ट मिताली के साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है। उसके थाई और पैर पे सिगरेट के बर्न मार्क्स है एंड कॉज ऑफ डेथ लंग फेलियर। सर दोनों के मौत का टाइमिंग लगभग सेम है सर, 5 तारीख रात 1 से 2 के बीच। और सदा को कंफर्म जलाने की कोशिश की है सर, उसके मुंह पे बर्न मार्क्स है। जरा धीरे से, कोई भी खिड़की के पास मत देखो, हमारे ऊपर नजर रखी जा रही है। खान और संग्राम, ये बाप बेटी जहाँ ठेला लगाते थे वहां पर पूछताछ करिए आप लोग। ओके।
अच्छा और गणेश भाऊ उनके घर के आसपास पूछताछ कीजिए। सब हाथ से निकल रहा है। मुझे तो अब डर लगने लगा है। डरने का नहीं, इनको जो करना है करने दो। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। गरीब लोग थे साहब, अपने काम से काम रखने वाले। किसी के साथ पंगा? गरीब लोग कहाँ किसके साथ जाकर पंगा करेंगे साहब। मगर हाँ, वो म्यूनिसिपालिटी वाला दिनकर पांडे है ना साहब, वो रोज आकर मिताली और सदा को परेशान करता था साहब। उस दिन वो पुलिस वाली दीपाली है ना साहब, उसके बाद पुलिस वाले आए और हमारे सदा को लेकर चले गए। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम साहब, मगर हाँ, हमने हमारा विरोध जताया साहब। और जब सरकार ने हमें आश्वासन दिया ना साहब कि कोई विशेष जांच की जाएगी और इनके कातिलों को पकड़ा जाएगा, तब जाकर हमने हमारा ये विरोध खत्म किया और हमारा ये मार्केट खुला किया। तो गंगाराम सदा का छोटा भाई है। हाँ, मगर सिर्फ नाम के लिए। ऐसा भाई भगवान किसी को भी ना दे। रोज शराब पी के आता और रोज तमाशा करता। पिछली बार तो उसने दोनों को मारने की धमकी दी थी। मेरे को मार के मेरे को जेल भी जाना पड़ेगा ना तो चलेगा। उस दिन सुभाष के साथ यहाँ राड़ा हुआ था। ये सुभाष कौन है? मिताली का बॉयफ्रेंड था। क्या मतलब साथ में नहीं रहना? 2 साल से तो मर रहा था मेरे साथ में रहना। पहले की बात है ना, और अब तेरा मेरा मैच नहीं है। अब वकील की परीक्षा देती तो खुद को बड़ा आदमी समझने लगा। ठेले वाली से तेरा मैच नहीं जम रहा। कितना कमीना आदमी है रे तू, जना घिन आती है तुझसे। ज्यादा शानी मत बन, समझी ना। और वैसे भी चप्पल कितनी भी महंगी क्यों ना हो, उसे सर पर लेकर घूमने का रिवाज नहीं हो, समझी? मेरी बेटी को चप्पल समझता है क्या तू? तो अब तक हमारे पास सस्पेक्ट हैं सुभाष, गंगू और म्यूनिसिपैलिटी वाला दिनकर पांडे। तेरे पीआई देशमुख का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सदा को उठा के उसने पुलिस स्टेशन में लाया, लेकिन हमें पता है नहीं। कुछ छोटा मैटर होगा सर। सर, बात छोटे बड़े की नहीं है। अगर हमसे कोई बात छुपाई जा रही है, मतलब कुछ तो गलत किया होगा। सर, मैं ये पीआई देशमुख से बात करता हूँ। नहीं खान, ये हमारा केस है, इसे हम अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। हर्षा और गणेश भाऊ गंगू से बात करेंगे। तो खान, ये पांडे को उठाओ और ये जो लवर बॉय है सुभाष ना, उसे तुम देखो। तो देशमुख से तो मैं डील करता हूँ। गेला बघ निकम, गेला देशमुख हर छोटी इंफॉर्मेशन मेरे लिए मायने रखती है। उस दिन तुम सदा को यहाँ पुलिस स्टेशन लाए थे, हमें क्यों नहीं बताया? सदा? निकम, कौन है सदा? एसआईटी चीफ हूँ देशमुख, गणितबाजी मत करना मेरे साथ। दामोदर, इस केस का हर डिटेल साहब को देने का पता नहीं क्या? वो सर, उस दिन दिल्ली से मिनिस्टर साहब आ रहे थे, तो हमने उस सब्जी वाले को उठाया था। बदतमीजी की थी ना उसने। बदतमीजी की थी? अभी कोई हमारे साथ बदतमीजी करेगा तो क्या ऐसे ही छोड़ देने का उसको? और उसको नहीं, बहुत से ठेले वालों को उठाया था। शाम हो गई, छोड़ दे। एंट्री की रजिस्टर में? नहीं। अरे मंदिर से बाहर चोरी होती ना चप्पल, उतनी भी केस की औकात नहीं। मिनिस्टर साहब चले गए, सबको छोड़ दिया। अब बाहर जाके उनके साथ क्या होता है हमको क्या पता। हाँ, मैंने धमकाया था सदा भाव को, पर ये मेरे घर का मामला है, तेरे को क्या करने का है? अबे बेवड़े, बता सदा और मिताली को क्यों मारा? मैडम, मैं काय को मारे? मैं मानता है मेरे को उसका घर चाहिए था, पर वो मेरा भाई था ना मैडम, उसके जाने का मेरे को बहुत दुख है, सच्ची। 5 तारीख को किधर था तू? किधर रहेगा मैडम, इधर ही रहता है। मैं रात को इधर ही सोता है, काम पे जाके फिर वापस इधर ही आता है मैडम। ये देख, जब तक मैं ना कहूँ तब तक शहर छोड़ के जाने का नहीं, समझा? आप ऑफिसर हो, मैं भी म्यूनसिपालिटी में काम करता हूँ, हमको सब पता है। जाओ पहले वारंट लेके आओ, हम डरते नहीं पुलिस से। वारंट चाहिए? हीरो बनेगा? बताओ क्या एसआईटी क्या चीज है? मारो साहब, मारो और मारो इसे। बहुत हरामी चीज है ये पांडे। इसी ने मारा साहब उन दोनों को।
इसे छोड़ना मत सर। सदा और मिताली को क्यों मारा? सर मैंने नहीं मारा सर, वो हफ्ता देने में नाटक करते थे तो थोड़ा बनती नहीं थी उनके साथ। 200 रुपए के लिए कोई जान लेता क्या? मैं अब ही कसम खाता हूँ सर, मैं नहीं मारा। 5 तारीख को कहाँ था? घर पे ही था, मेरी बीवी को पूछो। सुभाष 5 तारीख को ऑफिस आया था। 5? वो तो पिछले 4-5 दिन से ऑफिस ही आने हैं। आए तो इन्फॉर्म करना, ठीक है? ठीक है सर। सर ये एरिया का हीरो है ना के देशमुख, और उसकी ये टीम हमसे बहुत कुछ छुपा रही है। उन्होंने हमसे कहा था कि शाम 4 बजे बाप बेटी को उन्हें घर छोड़ दिया, लेकिन मैंने मार्केट में सदा के घर के आसपास पूछताछ की तो पता चला शाम से रात तक इन्हें किसी ने नहीं देखा। झूठ का महल बनाया है खान। एक सबूत मिला और केस सॉल्व। ये गंगाराम और पांडे की कॉल डिटेल्स और कॉल लोकेशन निकालो, कुछ तो जरूर पता चलेगा। और सर ये सुभाष भी मिसिंग है। इसका कुछ तो पंगा हुआ था सदा और मिताली के साथ, जान से मारने की धमकी भी दी थी इसने। तो लव अफेयर वाला एंगल है। अच्छा, उसका सेल ट्रैक पर रखो। ये बाप बेटी की 5 तारीख की कॉल डिटेल्स भी निकालो। सीडिया से पता चल जाएगा कि जिस दिन सदा को खेली से उठाया गया था उस दिन मिताली पुलिस स्टेशन गई थी या नहीं, और फिर वो पुलिस स्टेशन से कब निकली, सब पता चल जाएगा। और सर गंगाराम ने कहा कि दारू का अड्डा बंद होने तक वो वही था, लेकिन रात को ना वहाँ पे लोग होते हैं ना कोई सीसीटीवी कैमरा। और ध्यान रखो उस दिन पुलिस स्टेशन में कितने मोबाइल एक्टिव थे, सब। ये स्कूल के वक्त होमवर्क की डेडलाइन होती थी ना, वैसा वाला फील आ रहा है मुझे। इसलिए एक सेकंड बहुत जरूरी है, प्रोडक्टिव रहना भी बहुत जरूरी है। अच्छा यस सर। ये उस रात जितने भी मोबाइल नंबर्स एक्टिव थे ना पुलिस स्टेशन में, उनको ट्रेस कर रही हूँ। सदा और मिताली उस दिन शाम को 4:30 बजे से रात को 1:30 बजे तक पुलिस स्टेशन में थे और फिर घर की ओर निकले। और सर बाकी के जो 2 नंबर्स है वो भी 5 तारीख को शाम को 4:30 बजे से 1:30 बजे तक पुलिस स्टेशन में थे। वो 2 नंबर्स है सुभाष पाटिल और उसके दोस्त महेश पवार के। ये कहानी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही खान। एक के पीछे एक नए किरदार की एंट्री होती जा रही है। सर हमारी कहानी क्या कम फिल्म है, हर मोड़ पे ट्विस्ट है। देखिए ना, ये सुभाष का फोन 1:30 बजे पुलिस स्टेशन में था, फिर बाहर गया तो वापस आया ही नहीं। अरे महेश का फोन 2 बजे तक वही था, बाहर गया फिर वापस पुलिस स्टेशन आया। ऐसा 2 बार हुआ। बाद में महेश का फोन स्विच ऑफ। सुभाष को रडार पे रखो। हो सकता है सुभाष और महेश ने मिलकर दोनों को मारा हो। लेकिन फिर रेप किसने किया सर? सुभाष या महेश? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब गंगाराम ने किया हो। अपने भाई से बदला लेने के लिए उसने अपने भतीजी के साथ कुछ गलत किया हो। हेलो हेलो सर। हाँ उस सुभाष को उसके ऑफिस में पकड़ लिया सर। लेके आओ उसे। सर मैं भागा नहीं था, मैं मुंबई गया था मामा के घर पे। मामा के घर क्यों गया था? सर मेरा मामा आईसीयू में, कैंसर हुआ है, लास्ट स्टेज पर है। मैं इतना टेंशन में था सर कि मैंने ऑफिस में भी इन्फॉर्म नहीं किया। सब सोच के आए हैं आप वकील बाबू? सारा प्लान रेडी है आपका? हाँ मतलब तूने मारा है मिताली और सदा को? तेरी गर्लफ्रेंड थी ना वो, मार्केट में सदा ने देखो चप्पल से मारा, उसका बदला लिया तूने, है ना? नहीं मैडम, मैंने किसी को नहीं मारा, और मेरा और मिताली का तो ब्रेकअप हो चुका था। 5 तारीख को कहा था? अरे सर मैंने कहा, मैं मुंबई में था हॉस्पिटल में। कहा था? सुभाष पापा को पुलिस लेके गई है। देख मिताली, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, और खबरदार अगर यहाँ पर कोई भी तमाशा किया तो। सुभाष प्लीज प्लीज मेरी मदद कर, मुझे तेरे अलावा कोई नहीं है, और वैसे भी वो तेरे बाबा जैसे ही है ना। जिसने पूरे मार्केट में मुझे चप्पल से मारा वो मेरे बाबा जैसे। सुभाष सुभाष प्लीज मेरी मदद कर। सर मैंने मेरे दोस्त महेश को कॉल किया सर, और उसे पुलिस स्टेशन बुलाया। उसकी जान पहचान है, सोचा कुछ फायदा होगा। साहब मुझे एक बार मेरे पापा से मिलने दो, एक बार मिलने दो प्लीज सर। बस इतना कर दीजिए प्लीज सर, मेरी रिक्वेस्ट है सर प्लीज। दामोदर। और सर कुछ 1 घंटे बाद वो दीपाली मैडम बाहर आई, और उन्होंने मुझे उन दोनों के कपड़े लाने को कहा। क्यों? यही सवाल मैंने उनसे पूछा मैडम, लेकिन उन्होंने कहा कि खराब हो चुके लेके आओ, तो मैं लेके आया। लेकिन सर ऐसा उन्होंने 2 बार किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर सर थोड़ी देर बाद वो बाहर आए,
मैंने देखा उनकी हालत बहुत खराब थी। फिर देशमुख साहब ने उन्हें कार में घर भेज दिया और सर मैं भी घर चला गया। और सर घर जाके मुझे मामी का कॉल आया और मैं मुंबई के लिए निकल गया। देखो वकील साहब, कानून के तिकड़म तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं। कहानी अच्छी बुनी है तुमने। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। सच तो ये भी हो सकता है कि तुम उनके पीछे गए और वहां जाकर उन दोनों को मार दिया। बदला बहुत बड़ा नशा है। क्यों? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज मेरा यकीन करो। अरे दीपाली जी, आइए अंदर आके बैठे। ऐसे छुपकर कौन सुनता है, पता है ना? नहीं, वो मैं तो पूछने आई थी कि कुछ चाहिए हो तो बताना। फिलहाल तो थोड़ी सी प्राइवेसी दे दीजिए, कुछ चाहिए होगा तो बुला लेंगे। जी सर। सुभाष, तुम जा सकते हो, लेकिन शहर छोड़ के जाना नहीं। लॉक किया है तुमने ना, प्रोसीजर तो पता ही होगा। यस सर। चलो हर्षा, एक काम करो सर, पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज निकालो। वहां से हमें पता चलेगा कि ये लड़का सच कह रहा था या नहीं। क्या डरपोगे रे तुम लोग? तुम लोगों को पुलिस में नहीं स्कूल में होना चाहिए था। लेकिन सर वो सुभाष तक पहुंच गए। तो क्या क्या किया हम लोगों ने? 4 डंडे मारे, थोड़ा सा खून बहाए। अब इसके लिए वो लोग क्या करेंगे? इंक्वायरी करेंगे या इन्वेस्टिगेट कर देंगे, दूसरा क्या होगा? साहब, वो एपीआई हर्षा पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज मांग रही है। क्या है? क्यों चाहिए सीसीटीवी फुटेज? क्या साबित करना चाहती है? हमने मारा है? जा, मारा है हमने। क्या कर लेगी? रिस्पेक्ट से बात कर, एसआईटी से हम। तो क्या नाचू? हाँ, जा नहीं देते फुटेज। तेरे को जो उखाड़ना है ना उखाड़ ले, जा। एसआईटी, उठ। यहीं पे गोली मार दूंगा। आप लोग मेरे पुलिस स्टेशन में भूलने का नहीं है? आप लोगों से ज्यादा स्टॉक हमारे पास है। दामोदर, अभी ट्रिगर दबा दूंगा ना, सबका खेल खल्लास हो जाएगा। समझा क्या? देशमुख, क्या चल रहा है ये सब? क्या नीचे? क्या सब? सर सीसीटीवी फुटेज मांगा तो ये दादागिरी कर रहा है। सर लोग दारू पी के आए ड्यूटी पे। देख देशमुख, सीसीटीवी फुटेज दे दे, नहीं तो मजबूरन मुझे आईजी को इन्फॉर्म करना होगा। नहीं, गलती हो गई, गलती हो गया। दामोदर, साहब को सीसीटीवी फुटेज दे दो। बाहर का, अंदर का भी। अंदर का खराब हो गया, रिपोर्ट को दिया है। आउट। सब लोग बाहर जाओ, हमें पुलिस स्टेशन की तलाशी लेनी है। आउट। क्यों? तेरे बाप का पुलिस स्टेशन है? सच में ठोक दूंगा। क्या बरला? मैं डीएम सर का पीए हूँ और होम मिनिस्ट्री से आपके लिए ऑर्डर है। इसमें लिखा है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, ये पुलिस स्टेशन हमारे यानी एसआईटी के अंडर रहेगा। और ये भी लिखा है कि जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता, तुम सब इसमें हमारी मदद करोगे। मैंने कहा था ना खान, हर जंग उसी वक्त नहीं जीती जाती। ये देखिए सर, 4:40 पर सदा को यहाँ लाया गया। उसके 20 मिनट बाद सुभाष और मिताली पुलिस स्टेशन पहुंचे और फिर कुछ ही देर में महेश भी अपनी बाइक पर आया और फिर 11 बजे महेश और सुभाष उन दोनों के कपड़े लेने बाहर गए और फिर वापस आए। ये 2 बार हुआ सर। सर फिर ये 1:30 बजे सदा और मिताली को पुलिस वैन से घर तक छोड़ा गया। उसके बाद सुभाष भी वहां से निकल गया, लेकिन ये महेश
ये महेश अंदर बैठा था करीबन आधा घंटा। ये आधा घंटा अंदर कर क्या रहा था? और पोस्टमार्टम के हिसाब से सदा और मिताली की मौत रात 1:30 से 2:30 के बीच हुई। अगर दामोदर उस दिन उन दोनों को घर छोड़ने गया होगा तो बचे हुए 45 मिनट में ही सब कुछ हुआ होगा। एब्सोल्युटली राइट। फॉरेंसिक टीम बुलाकर सारे रूम को अच्छे से चेक करो तुरंत। यस सर। इस पुलिस स्टेशन को एक बैक एंट्रेंस है जहां कोई सीसीटीवी नहीं है। लेकिन सदा और मिताली को तो सामने वाले गेट से लाया गया था, तो इस एंट्रेंस का कोई मतलब नहीं बनता। हर इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है और सर आई एम डैम श्योर इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जरूर है। उस दिन इस पुलिस स्टेशन में कितनी दरिंदगी हुई थी ये तो हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता लगना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ था ये जानने के लिए हमें सुभाष या महेश में से किसी एक को क्रैक करना ही पड़ेगा। सर, एक बुरी खबर है। सर गला घोट के मारा है, गले पे मार्क्स है और बॉडी पे टायर के निशान, मतलब मर्डर के बाद गाड़ी से कुचला होगा। पीएम रिपोर्ट में आएगा डेथ ड्यू टू स्ट्रगलिंग एंड लंग पंक्चर। मतलब मिताली और सदा के पीएम के रिपोर्ट की तरह। एग्जैक्टली खान, सब कुछ सेम। इसका मतलब सुभाष को पता था कि खूनी कौन है, इसीलिए उसे उन्होंने ऐसे ही मारा जैसे मिताली और सदा को। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब प्लान महेश ने किया हो, क्योंकि वही है जो गायब है और उसके गायब होने का कोई लॉजिक नहीं बन रहा। सर एक काम करो, बॉडी को पीएम के लिए भेजो और फॉरेंसिक टीम को बुला के इस एरिया को अच्छे से चेक करो। ओके, थैंक यू सर। नागपुर पुलिस ने महेश और उसके फैमिली से पूछताछ की। पहले तो उन्होंने हर बात से इनकार कर दिया, लेकिन जब उन पर दबाव डाला गया तब उन्होंने बताया कि महेश अपने चाचा के पुराने घर तांडली में ही रुका है और डर के मारे उसने फोन भी स्विच ऑफ कर रखा है। सर कोई गोली नहीं चलाएगा, मुझे महेश जिंदा चाहिए। कौन है? अरे हम पड़ोसी हैं। देखो भैया महेश बाबू, नाश्ता तो छोड़ो, हमने शाम की चाय भी नहीं पी है, इसलिए बता दो सच सच। सर मैं कब से वही बता रहा हूँ सर, मैंने नहीं मारा किसी को। ये भाग क्यों रहा था रे? छुपा क्यों था? सर मैं डर गया था सर, और मुझे पता था कि कोई भी लफड़ा हुआ तो सबसे पहले मैं ही फंसूंगा। और सर मुझे कनाडा में जॉब मिला है, वीजा मिलने से पहले कोई भी केस लगा तो मुझे वीजा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं चुप के बैठा था सर। क्या लगा, क्या लफड़ा होगा, क्या पता था तुझे? सदा और मिताली को दामोदर मोहन लेके निकले, उसके बाद सुभाष भी उनके पीछे निकला। मैंने सोचा मैं निकम से एक बार बात करके आता हूँ, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन गया था। समझा उस बाप बेटी को? हाँ, अरे ऐसा पुलिस वालों से पंगा नहीं लेते, और खास करके देशमुख साहब के जैसे पुलिस वाले से तो बिल्कुल भी नहीं। आप टेंशन मत लीजिए, मैं बात करता हूँ उनसे। हाँ, वो तेरा वीजा आया क्या? नहीं, वो अभी प्रोसेस चल रहा है। आ जाएगा रे, टेंशन मत ले, मैं ही नहीं इधर। हाँ, हाँ दामोदर, हो जाए क्या बाप बेटी को? क्या साहब? साहब वो बाप बेटी मर गए साहब। महेश तू निकल, थोड़ा अर्जेंट काम है अपने को, बाद में मिलता हूं तेरे को। सर मैं डर गया था सर, मुझे लगा ये लोग मुझे भी मार देंगे, इसलिए मैं छुप गया था सर। बिठा इसको भाई। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर सुनिए,
हमें पुलिस टीम में से किसी को तोड़ना होगा जिससे सच का पता चले। क्या लगता है खान, कौन हो सकता है? तो दामोदर। देखो दामोदर, कभी कभी हम ना चाहते हुए भी हादसे का शिकार हो जाते हैं। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ होगा। देखो महेश ने तुम लोगों के खिलाफ गवाही दे दी है, तो अब बचने का कोई चांस नहीं। हाँ, अगर तुम सरकारी गवाह बन जाते हो तो तुम्हारे लिए आसान होगा। बताता हूँ। उस रात देशमुख सर ने मुझे सदा और मिताली को घर छोड़ने के लिए कहा था। ए उतरो सदा। हाँ दामोदर, हो जाए क्या बाप बेटी को? लफड़ा हो गया। वो बाप बेटी दोनों मर गए। क्या? वो दोनों बाप बेटी मर गए साहब। एक मिनट रुक। दामोदर, इन दोनों को लेके गांव के बाहर पहुंच। ए सुभाष, रुक। मैंने कुछ नहीं किया साहब, बस एक गलती हो गई। मैं चुप बैठा रहा। एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। ये सुभाष को किसने मारा? सुभाष तक तो तुम पहुंच ही गए थे। उस दिन वो पुलिस जीप के पीछे पीछे चला गया था। मिताली और सदा के मौत की भनक लग गई थी उसको। एक ना एक दिन अपना मुंह खोल ही देता, इसलिए मैंने उसको। फिर मिताली का रेप किसने किया? म्युनिसिपालिटी ऑफिसर पांडे। देशमुख सर और पांडे दोस्त हैं। अरे वो 2 टके के बाप बेटी ने दीपाली पे हाथ उठाया था। सबक तो सिखाना ही था ना। और वो पांडे, वो मिताली के पीछे पड़ा ही था, इसलिए मैंने उसको फोन करके बुला लिया। सर, ये दिनकर पांडे पुलिस स्टेशन के पीछे वाले रास्ते से अंदर आए, इसीलिए सीसीटीवी फुटेज में दिखाई नहीं दिया। जरा भी शर्म बची है तुम लोगों में, या बिल्कुल ही बेच खाई है? अगर तुम लोग पुलिस वाले नहीं होते ना तो मैं 3rd डिग्री का इस्तेमाल करता। अच्छा, इन लोगों पर ऐसी ऐसी धाराएं लगाओ कि इस जन्म में बाहर ही ना निकल पाए। सच ही कहा है किसी ने, A great power comes with great responsibility। और हमारे यहाँ तो पावर आते ही मनमानी शुरू। ऐसे चंद पुलिस वालों की वजह से पूरी पुलिस फोर्स बदनाम हो रही है सर। खान, एक पुलिस ऑफिसर को पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग रखनी चाहिए। देशमुख और दीपाली ने सदा के साथ हुए गलती से झगड़े को ईगो पर ले लिया, और ईगो ने तो रावण का सर्वनाश कर दिया। इंसान क्या चीज है? ये गिल्ट मुझे खाए जा रहा है। क्यों किया मैंने ऐसा? क्या हो गया था मुझे? ये भी तो एक क्राइम है ना। सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। और अब ये समझ नहीं पा रही हूं कि ये गिल्ट खत्म कैसे होगा। गिल्ट होना अच्छी बात है, और अच्छा है कि तुम्हें गलती का एहसास है। बट टू बी फ्रैंक, मैं तुम्हारी मदद तभी कर पाऊंगा जब तुम मुझे खुल के बता पाओगे कि तुम्हारी गलती क्या है। मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। सेक्शन में डॉक्टर प्रभा के पास जा रही हूँ। मम्मी की रिपोर्ट्स दिखाने हैं, सेकेंड ओपिनियन ले रही हूँ। अबे तो काजल, मैं चलता हूँ ना साथ में। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। आज तुम्हारी छुट्टी है ना, तुम रेस्ट करो। ओके, ठीक है, बाय।
अनिल, ये तीनों पोस्टर्स ओके हैं। एक काम करो, इनकी आज ही प्रिंट निकलवाओ, ठीक है? और 20-20 फीट की होर्डिंग्स पूरे पुणे में लगनी चाहिए। अंडरस्टूड? नमस्कार रति मैडम। अरे गावड़े जी, कुछ काम था आपको? नहीं, काम तो नहीं था, योगेश हमारे छोटे भाई की तरह था, तो मैं सोचा कि खुद आकर के आपको प्यार से समझाऊं। तो एक कॉल ही कर लेते ना, इस उम्र में इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं खुद को? आप अकेली औरत मैडम, कैसे करोगी ये सब? धूप में घूम घूम कर मुरझा जाइएगा। अरे आपके त्वचा देखकर लगता है कि आपको पार्लर जाना चाहिए, स्पा कराना चाहिए। क्या ये सब इलेक्शन और वोट के चक्कर में आप पड़े? आप एक अकेली औरत से डर रहे हैं क्या? अरे डरे नहीं मैडम जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे पार्टी ज्वाइन कर लें। पैसे वैसे की कभी कोई कमी नहीं होने दी, बस कभी कभार खुश कर दीजिएगा। दोबारा अगर यहाँ दिखे ना तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी तुम्हें। Get out! लती, कब तक हम ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? काजल प्लीज मुझे थोड़ा और टाइम दे दो। मैं अब तक उस गिल्ट से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। कब तक तुम उस गिल्ट में रहोगी? तुम उस गिल्ट से इसलिए नहीं निकल पा रही हो क्योंकि तुम निकलना नहीं चाहती, और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए सीरियस नहीं हो। नहीं काजल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। I love you so much. I love... तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें मैं चाहिए या फिर तुम्हारे ये गिल्ट। तुम्हारे पास 1 हफ्ते का समय है। मैं कानपुर जा रही हूँ, मेरी माँ का ऑपरेशन है। काजल, धारा जल्दी करो, लेट हो रहा है। आ रही हूँ, 1 मिनट आ रही हूँ। ये लीजिए। क्या है, कैसे काम वाली जैसे कपड़े पहनती हो? थोड़ा तो मेंटेन रखा करो अपने आप को। कौन कहेगा डॉक्टर की बीवी, इसलिए बाहर लेके नहीं जाता कहीं। वो आपको लेट हो रहा था ना, इसलिए ऐसे ही उठ के आपके लिए नाश्ता बहाने तो हजारों हैं तुम्हारे पास। जाओ चाय लेके। माँ मेरे लिए भी नाश्ता दे देना। 10:30 बज गए, अब तेरी आँख खुल रही है। देखो अपने साहबजादे को, बोर्ड के एग्जाम है इसके और नींद पूरी नहीं होती इसकी। पापा बस करो ना। 98% मार्क्स नहीं आए ना तेरे, तब बताऊंगा तुझे। क्या करूंगा 98% लाके? मुझे डॉक्टरी नहीं करनी है, MBBS नहीं करूंगा, आर्ट्स करूंगा। आर्ट्स ऐसे ना फोर्स नहीं कर सकते हो मुझे। मेरी लाइफ पे ना कंट्रोल करना बंद करो। कर सकता हूँ, बाप तू तेरा। कौन देगा तेरे आर्ट्स के पैसे? याद रखना, मेडिकल की पढ़ाई नहीं की ना तो इस घर से 1 पैसा नहीं मिलने वाला तुझे। ये बाप नहीं होता ना, इधर ही लाफा खाता। समीर क्या बोल रहा है? माता जी, ये दवाई मैंने लिखी है और ये हमारे कैंप की तरफ से फ्री है। जुग जुग जियो बेटा, तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करे। आप बैठो, मैं कॉफी लेके आती हूँ। रवि, वो मैंने आपसे जो 2 लाख रुपए मांगे थे ना बैंक से निकालने के लिए, वो प्लीज लेके आना। सारा फालतू चीजों के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, पहले भी कई बार बोल चुका हूँ मैं। रवि, आप अच्छे से जानते हो मैं पैसे वेस्ट नहीं करूंगी, मुझे जरूरत है इसीलिए मांग रही हूँ। बाद में बात करता हूँ। अभी किसी पेशेंट के आया हूँ, तबीयत ज्यादा खराब है उसकी, आने में लेट हो जाऊंगा।
यार मेरी तो बस एक ख्वाहिश है, मुझे ना अपने बेटे को जोर से गले लगा के आई लव यू बोलना है। अरे रवि बाबू, आपके दुख की दवा तो आसान है। आप ना अपने बाप वाली ईगो ना साइड में रख के अपने बेटे को जोर से गले लगा के आई लव यू बोल दो। बिल्कुल। पर मेरे दुख की दवा नहीं है भाव, 28 का हो चला हूं पर कोई मिलती ही नहीं है। अरे ऐसा लुक्के के जैसा घूमेगा तो तेरे को कभी कोई नहीं मिलेगी। भाव, आप तो लुक्के नहीं हो ना, तो आपके आगे पीछे क्यों नहीं घूमती 4-5 लाला है? मुझे लुक्का बोल रहे हैं। भाव, मैं क्या बोल रहा था कि लड़की खड़ी है, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हाँ? सर, बड़ा ही अजीब क्राइम सीन है, देखिए। हेलो, माँ, क्या हुआ? समय पापा। क्या बात है? पापा, आपका 1 आया था, आपने 3 क्यों चलाया? मैंने चीटिंग नहीं किया। आप चीटिंग कर रहे हो। चलो, आई देखो ना पापा चीटिंग कर रहे हैं। क्या टिया, तू भी किसको बता रही है? ये तो खुद चीटर है। हेलो, सर ये रवि की सीढ़ियाँ। किसका नंबर है? सर जया कामली के नाम पर रजिस्टर्ड है ये। रेगुलर बातचीत होती थी? हाँ सर, दिन में 2-2 घंटे बात होती थी। सर तो कहीं ये डॉक्टर रवि का अफेयर तो नहीं चल रहा था? पॉसिबल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? सर डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में 1 हफ्ता लगेगा। प्राइमरी पोस्टमार्टम में ये आया है कि तीनों की बॉडी में 250 ml से ज्यादा अल्कोहल है। मतलब पूरे चांसेस है कि फुल नशे में हो। उनके पास ऐसा कोई रीजन नहीं था कि वो सुसाइड कर लेते। क्या आप लोग इन्हें जानते हैं? नहीं। नहीं सर। नहीं। क्या इसको जानते हैं? नहीं जानते सर। जया कामली, शायद नाम सुना हो। नहीं जानते सर। श्योर? जी। प्रदीप ने लास्ट कॉल जिस नंबर पे किया था वो नंबर आपका है, मिसेज लता तांबे। कैसे जानती थी आप प्रदीप? सर, मैं अच्छी तरह जानता हूं उसे। हमारी बेटी को पढ़ाने आता था। पढ़ाता क्या था? 1 नंबर का ठरकी था। अच्छा हुआ मर गया। बिल्कुल सही। टिया, आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल कर लेंगे। ठीक है सर। मुझे कुछ काम से बाहर जाना। ठीक सर। मेरे बेटी को हाथ कैसे लगाया तूने? मेरे बेटी को हाथ लगाया कैसे तूने? विनय, मैं तो सिर्फ पढ़ा रहा था। मैंने मेरी आंखों से देखा तू क्या कर रहा था। निकल मेरे घर से, निकल जा मेरे घर से। विनय, मेरे बेटी के आसपास भी दिखाई दिया ना तो जान से मार दूंगा तुझे मैं। ये टिया के साथ यहाँ गंदी गंदी हरकतें कर रहा है। मोबाइल पे बैठे बैठे खेलती रहती है वो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अच्छा, मैं बकवास कर रहा हूँ और तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रही हो तुम। सॉरी सर, वो थोड़े गुस्से वाले हैं। मंजू, यस। इन दोनों को देखिए, कभी आपने प्रदीप के साथ देखा है इन दोनों को? जानती हैं आप इन्हें? नहीं, मैंने नहीं देखा। प्रदीप की फैमिली में से जानती है किसी को? क्योंकि हम उसके घर पे गए थे, घर पे ताला लगा हुआ था और नेबर से भी हमें कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। नहीं सर, उसने कभी कुछ बताया नहीं, शायद वो अकेला ही रहता था। अच्छा मिसेस तांबे, क्या आप कोई ऐसा रीजन जानती हैं जिसकी वजह से प्रदीप सुसाइड कर सकता है? नहीं सर, मैं अच्छे से जानती हूँ उसको। प्रदीप सुसाइड कर ही नहीं सकता। अपना वादा याद है ना तुम्हें? भूली तो नहीं? वरना मैं अभी भी पुलिस के पास जा सकती हूँ। नहीं, पुलिस के पास मत जाना।
मैं रवि के अंतिम संस्कार में बिजी थी। मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ। जल्दी करो, मैं और दिन ज्यादा वेट नहीं कर सकती हूँ। हाँ ठीक है। क्या इसको जानते? नहीं सर। डॉक्टर, आई एम रियली वरीड फॉर रति। उसके पीए को भी कॉल किया था पर उसे भी नहीं पता वो कहाँ है। कुछ दिन की छुट्टी बोल करके गई थी। हाँ, आज रति का सेशन था पर वो आई नहीं। टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद भी उसके लिए थोड़ा वरीड हूँ, स्पेशली लास्ट सेशन के बाद। मुझे पता था कि यही होगा। आप कितना भी भाग लो लेकिन आपके कर्म आपको ढूंढ ही लेते हैं, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। काजल भी मुझे छोड़कर चली गई। कुछ बचा ही नहीं मेरी जिंदगी में, कुछ भी नहीं। मैंने उसे बहुत समझाया था लेकिन वो मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। अगर आपसे वो कांटेक्ट करती है ना तो आप प्लीज मुझे कॉल करके बता दीजिएगा। ओके। सर, डॉक्टर रवि ने पाषाण में 3 करोड़ का फ्लैट बुक किया। 3 करोड़ का फ्लैट? जी। नॉमिनी कौन है? बेटा नॉमिनी। फ्लैट बीवी के नाम पे बुक किया। हाँ लेकिन सर, गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई। ये देखिए, थोड़ी सी शॉकिंग है। रवि के पास जो गन थी उससे एक भी बुलेट नहीं निकली। प्रदीप और जो अननोन विक्टिम मिला है उनके गन से एक एक बुलेट निकली। लेकिन गोली तो तीनों को लगी। तो फिर तीसरी गोली किस गन से चली? सर, अननोन विक्टिम के हेड में जो गोली मिली उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट बन रही है। 2 दिन में गन का पता चल जाएगा। इसका मतलब साफ है कि वहां पर कोई चौथा भी था। मुझे शुरू से ही लगा कि वहां पर एक औरत भी थी जिसकी चूड़ी मिली थी हमें, और वो औरत मुझे ही हो सकती। इंस्पेक्टर बिल्लू सिंह रिपोर्टिंग साहब। ए शामराव, लेकर जाओ इसको। हर हफ्ते का नाटक है। लॉकअप में डालो और शाम तक उसे छोड़ना। कल 1 मिनट मंजू। शामराव। यस सर। इसको बाहर लेकर चलो। सुरेश, बैंगलोर सील करो। ओके सर। चल पकड़। गन? निशाना लगा उसमें। घबरा मत, निशाना लगा। शाबाश। हाँ, लगा निशाना। इसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाओ और इसका अल्कोहल कंटेंट चेक करो। क्विक। चलो चलो। मान लेते हैं ये है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के राइट हैंड में गन थी। मिस्टर एक्स ने प्रदीप को शूट किया। प्रदीप के राइट हैंड में गन थी। प्रदीप ने रवि को शूट किया। रवि के हाथ में भी गन थी, लेकिन रवि की गन तो चली नहीं। तो फिर मिस्टर एक्स को गोली लगी कैसे? देखो, इन तीनों के ब्लड में 250 ml से ज्यादा अल्कोहल कंटेंट था। बिल्लू भी हैवी ड्रिंक करता है, जैसा कि हमने देखा कि बिल्लू ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। निशाना लगाना तो दूर की बात। सर, तो फिर ये मिस्टर एक्स और प्रदीप का निशाना इतना सटीक कैसे लगा? दोनों में से किसी का भी निशाना नहीं चुका। इसका मतलब ये पूरा क्राइम सीन सेटअप था। एग्जैक्टली, हमें गुमराह करने के लिए। ये कोई मास सुसाइड नहीं बल्कि मास मर्डर था। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे इन तीनों के अलावा भी कोई चौथा था, और ये चौथा है हमारा असली मर्डर। ये ले तेरे पैसे और अपना मुंह बंद रखना। और हाँ, याद है मुझे मेरी डील? शहर छोड़ के चली जाऊंगी मैं। तेरे लिए यही अच्छा होगा। और गलती से भी समीर की कंप्लेंट पुलिस में नहीं करूंगी। बोला ना, नहीं करूंगी। सर, मैंने डॉक्टर रवि की वाइफ धारा के कॉल रिकॉर्ड चेक किया। उसमें एक नंबर मिला है जो जया कामली के नाम पर रजिस्टर्ड। ये उसका दूसरा नंबर है। और सर, अजीब बात तो ये है, धारा और जया की बात डॉक्टर रवि के मरने के एक दिन बाद से शुरू हुई। तो कहीं वो चौथी लड़की ये धारा? जी, मैं जानती थी जया को। उसका रवि के पास इलाज चल रहा था। उसने रवि की मौत के बाद सांत्वना देने के लिए फोन किया था। जी।
पूरा जया का मूवमेंट ट्रैक हुआ? मर्डर वाली रात को कहाँ थी? सर जया का फोन तो उसके घर पे ही एक्टिव था और कोई ऐसा क्लू नहीं मिला जिससे ये पता चले कि जया क्राइम साइट पे गई। जैसे क्राइम साइट पे जाने वाले सभी रास्तों का सीसीटीवी हम स्कैन कर रहे हैं। और सर हॉस्पिटल स्टाफ से भी बात हुई, उन्होंने बताया कि जया को डायबिटीज है और ये डॉक्टर रवि इंसुलिन का शॉट लगाने उसे घर पे जाता है। व्हाट? डॉक्टर रवि और जया के बीच में अफेयर नहीं था? हेलो, अच्छा नजर रखो उस पर। सर उन तीनों को जिसने गन सप्लाई की थी उस सप्लायर का पता चल गया। गुड्डू ने उस पर नजर रखी है। मूव। हो गया ना आज का पूरा फर्क। इन तीनों को गन तो नहीं सप्लाई की थी, इसको जानता है तू? आप लोग करने क्या वाले हो? मतलब बस पूछ रहा था मैं, अपन को क्या? आलू? हाँ सर, 3 लोग थे, 4 गन लेके गए और उनके पूरे सीट पे आलू भरे थे। ये जो तीसरा आदमी था इसका क्या नाम बताया तुमने? अक्षय नाम है उसका, यही कोरेगांव पार्क में ही रहता है। मेरा एक दोस्त है जो उसका पड़ोसी है, तो उसी ने डील कराई थी। इस अक्षय का घर परिवार तो नहीं पता साहब, लेकिन वो एड्रेस दे सकता हूँ। तो शायद ये मास सुसाइड ही था। शायद हाँ। गन इन तीनों ने खुद खरीदी। सवाल यह है कि चौथी गन किसके लिए खरीदी गई? तो शायद वो गन किलर के पास। और फिर ये चौथा शख्स बैकआउट कर गया होगा। शायद ये भी हो सकता है कि शुरू से इसका प्लान था। अब सवाल यह है कि ये चौथा शख्स कौन है और उस चौथे शख्स का इन तीनों के साथ क्या कनेक्शन? सबसे पहले हम इस कनेक्शन को ढूंढना। और सर वो आलू जो शाहिद ने बताया था, इतने सारे आलू सर, समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो बेहोश था हॉस्पिटल में, कल ही डिस्चार्ज हुआ हूं। मुझे तो पता ही नहीं था कि अक्षय इस दुनिया में नहीं। इस महीने मेरा ऑपरेशन है, 10,000 कम पड़ रहे थे, वो इसी जुगाड़ में लगा था। उसने जिंदगी में अपने लिए कुछ नहीं किया, मेरे पीछे ही परेशान रहता था। वो कभी आत्महत्या नहीं किया। देखिए चंदन जी, ये तो हम नहीं कह सकते, पर क्या आपकी जानकारी में कोई ऐसा है जो अक्षय को जान से मार सकता है? कोई ऐसा क्यों करेगा? सीधा साधा था मेरा बेटा, न नशा, न लड़की, न कोई और ऐशे, सिर्फ मेहनत करना जानता था। चंदन जी, ये 2 लोग हैं जिनकी बॉडी हमें आपके बेटे अक्षय की बॉडी के साथ मिली थी। आप जानते हैं इन्हें? नहीं, मैंने इनको नहीं कभी देखा। ठीक है चंदन जी, अभी आप अपने घर जा सकते हैं। मंजू, गायकवाड़ को बोलो कि उनको इनके घर तक छोड़ दें। सर, अक्षय की मौत जिस बुलेट से हुई है वो मैच हो गई। और सर उस गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट अक्षय की बॉडी से मिली गई बुलेट की बैलिस्टिक रिपोर्ट से मैच हुई। किस गन के साथ? सर ये सेम गन एक और क्राइम में भी यूज हुई। क्या क्राइम था? चौंकाने वाली बात है सर, ये क्राइम 14 अप्रैल की रात को 1:30 बजे के करीब हुआ था। ये दोनों मौतों के बीच में 1 घंटे का फासला था। जरूर ये दोनों क्राइम आपस में लिंक है सर। हो सकता है। क्राइम क्या? सर एक औरत ने सुसाइड कमिट किया, उसी के घर में उसी की लाश 4 दिन बाद मिली। रति जादव नाम था, कॉपरेटर योगेश यादव की बीवी। कॉपरेटर योगेश यादव? हाँ सर, और उसकी बीवी रति यादव, ये भी इलेक्शन लड़ने वाली है। वो चौथी औरत रति थी। रति के केस में ना और कंफ्यूज कर दिया है। 3 आदमी, 1 औरत। आखिर ये करना क्या चाह रहे थे? रति के हस्बैंड ने सुसाइड किया और बाकी के 3 विक्टिम। तो ये सब कुछ रति के पास से तो नहीं जुड़ा हुआ है? फिलहाल हमारे लिए यही जानना जरूरी है कि इन चारों का आपस में लिंक क्या था। क्या ये चारों एक दूसरे को जानते थे? सर अफेयर का भी एंगल हो सकता है। पॉसिबल है, पर सवाल वही है कि किसके साथ? हो सकता है एक के साथ, हो सकता है तीनों के साथ, और यही झगड़ा जलन इन मर्डर्स की वजह बनी। पॉसिबल है। अच्छा, रति यादव की बॉडी किसको मिली थी? रति यादव के साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर नीरव।
हेलो सर, रियली सॉरी, आप लोग काफी टाइम से वेट कर रहे हैं क्या? नहीं, इट्स ओके। एक्चुअली हमें आपसे रति जाधव के बारे में बात करनी थी। आप रति के डॉक्टर थे ना? जी। दरअसल हमें ये जानना था कि क्या रति किसी बात को लेकर परेशान थी? जी, एक्चुअली रति गिल्ट में थी। ये समझ नहीं पा रही हूँ कि ये गिल्ट खत्म कैसे होगा। गिल्ट? किस बात का गिल्ट था रति को? कुछ साल पहले उसके हस्बैंड योगेश की डेथ हो गई थी और रति उसके लिए खुद को जिम्मेदार मानते थे। रति, आई एम होम। ये तुम दोनों? ये सब क्या हो रहा था? योगेश, योगेश मेरी बात सुनो। क्या बात सुनो तुम्हें शर्म नहीं है? मेरा नाम, मेरी इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगा। इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होने वाला है। तुम टेंशन मत लो, मैं और काजल कहीं दूर चले जाएंगे। मुझे छोड़कर सबको पता चल जाएगा। मेरा नाम, मेरा करियर, मेरी इज्जत सब बर्बाद हो जाएगा। योगेश, योगेश! सर, ये सब सच है। सर, हमारे रिलेशन को कोई नहीं समझता। फैमिली और सोसाइटी के प्रेशर में हम दोनों ने शादी तो कर ली, लेकिन हम अपने अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं थे। हमने भागने का प्लान बनाया था। सर, वो अब्रॉड जाने के लिए तैयार तो हो गई थी, लेकिन उसको वो गिल्ट खाया जा रहा था। अब्रॉड जाने के लिए? और वो इलेक्शंस? सर, वो ये सब कभी नहीं करना चाहती थी। वो तो योगेश के शुरू किए हुए प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना चाहती थी। उसके बाद ईयर एंड में हमारा कनाडा जाने का प्लान था। अब कनाडा सेटल होने का प्लान था। वहाँ की एक यूनिवर्सिटी में मैंने पीएचडी का फॉर्म भी फिलअप कर दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ। लेकिन उस दिन हमारे बीच झगड़ा हो गया। कब तक तुम उस गिल्ट में रहोगी? और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए सीरियस नहीं हो। नहीं काजल, ऐसी कोई बात नहीं है। आई लव यू सो मच, आई लव। और मैं कानपुर चली गई। सब मेरी गलती है सर। ठीक है। सर, प्रदीप ने मार्केट से 10 लाख रुपए उठाए थे और सर प्रदीप की लोकेलिटी में एक ज्वेलरी शॉप है, उसने वहां से 20 लाख के गहने ऑर्डर किए थे और सर उसने दुकानदार से कहा था कि वो अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। कहाँ है उसकी बेटी? सर मैंने पता किया है, 13 साल पहले प्रदीप को एक बेटी पैदा हुई थी, लेकिन सर बच्चे को जन्म देते समय उसकी वाइफ की मौत हो गई थी और सर उस नर्सिंग होम के रिकॉर्ड्स पता करते हुए हमें एक जाना पहचाना नाम मिला है जिसने उस वक्त उसी नर्सिंग होम में एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। कौन? क्या मेरी बेटी टिया मेरी बेटी नहीं है, उस प्रदीप की बेटी है? ये बात तुम्हें पता नहीं थी? नहीं सर, इन्हें नहीं पता। वो मेरी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी, उस वक्त ये शहर से बाहर थे, इन्हें कुछ भी नहीं पता। सब कुछ अचानक हुआ सर, और मैंने भी इनसे बात छुपा ली, वरना प्रदीप की तरह ये भी मरे हुए बच्चे की बात सुन के टूट जाते। विनय। हाँ? 14 अप्रैल की रात को 8 से 12 के बीच में कहाँ थे तुम? विनय सर यही घर पे ही थे, मेरे और टिया के साथ। सर, रति के बैंक रिकॉर्ड्स चेक करके पता चला है कि कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में उसे 30 लाख रुपए की फीस भरी थी और अगले महीने उसे 70 लाख रुपए और भरने थे। प्रदीप ने 20 लाख रुपए के गहने ऑर्डर किए थे और डॉक्टर रवि ने 3 करोड़ का फ्लैट बुक किया। ये लोग इतने बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जबकि इनके अकाउंट में पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं थे। ये भी तो हो सकता है कि पैसा कहीं से आने वाला हो इनके पास, और ये बात पहले से किसी को पता है। सर, रवि को मारने के लिए धारा, जया और समीर सबके पास मोटिव था। और तो और सर, प्रदीप को मारने के लिए विनय के पास भी मोटिव था। और रति पॉलिटिकल फिगर थी, हो सकता है उसका कोई दुश्मन बन गया। थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा मैडम जी। तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फीस है 1 करोड़ रुपए, सतीश 30 लाख रुपए भर चुकी थी, राइट? जी। बाकी के बचते हैं 70 लाख रुपए, लेकिन रति के बैंक अकाउंट में 70 लाख रुपए थे नहीं, तो फिर वो बाकी के पैसे कहां से भरने वाले थे? नहीं काजल, लोन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पैसे डबल करने की एक अच्छी स्कीम मिल गई है, जिससे हम अपनी फीस भी भर सकते हैं। जितनी बड़ी रकम उतना बड़ा इनाम। ऐसी कौन सी स्कीम है? तुम ऐसे चक्रों में क्यों पड़ रही हो? काजल, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सब क्रॉस चेक किया है, सब जेन्युइन है, डोंट वरी। तुम ट्रस्ट करते हो ना मुझ पे? पैसे दुगने करने वाली स्कीम?
एक मिनट, तुम इसके बारे में और क्या क्या जानती हो? रति ने मुझे बस इतना ही बताया था। बेटा मैंने मम्मी को मैसेज कर दिया है, अब मम्मी से ले लो पैसे। ओके ओके बेटा। सर मैंने पता किया, मर्डर से एक हफ्ते पहले रवि ने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया था मार्केट से, और उसी तरह प्रदीप ने 50 लाख, रति ने 50 लाख और अक्षय ने अपने दोस्त से 5,000 रुपए उधार लिए थे। और ये पैसा हमें किसी के भी घर से या फिर किसी की भी डेड बॉडी के पास से नहीं मिला। तो इसका मतलब सर वो, इसका मतलब साफ है, हम चौथे आदमी को ढूंढ रहे थे, लेकिन बाजी किसी 5वें आदमी ने मारी, और इस खेल का मास्टरमाइंड वो 5वां ही आदमी है। हाँ मंजू। सर आपने मुझे जैसा बोला था एक बार क्राइम सीन चेक करने के लिए, आप क्राइम साइट पे फौरन आ जाइए, हमें यहाँ कुछ मिला है। सूरज, सर ये देखिए क्या मिला। ये चल क्या रहा है यार? जमीन के अंदर मटकों में आलू। गन सेलर शाहिद ने उन तीनों को गन बेचते वक्त उनकी कार में बहुत सारे आलू देखे थे। राइट सर। 4 डेड बॉडीज, इतने सारे सस्पेक्ट्स, पैसा दुगना करने की स्कीम। मुझे पैसे डबल करने की एक अच्छी स्कीम मिल गई है। मास सुसाइड करने का नाटक, और ये जमीन के अंदर इतने सारे मटकों में दबे हुए आलू। सूरज, हमें उस 5वें आदमी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, लेकिन फिर वही सवाल कि वो 5वां आदमी है कौन और कहाँ है? सर जैसे आपने बोला था, मैंने वो लाइन जितनी बड़ी रकम उतना बड़ा इनाम, उसके बारे में ऑनलाइन सर्च किया तो 10 साल पुराना एक केस गोरखपुर का मिला है। ये रही उसकी फाइल। दस साल पहले देव श्रीवास्तव ने पोंजी स्कीम बनाई थी और सबको लूट-लाट कर भाग गया था। ये केस सीरियस तब हुआ जब 2 भाइयों ने सुसाइड कर लिया था। पुलिस ने खूब पूछताछ की थी देव श्रीवास्तव से, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। फिर भी मैं गोरखपुर पुलिस से कांटेक्ट करता हूँ, पता करता हूँ कि देव श्रीवास्तव आजकल है कहाँ, है भी या नहीं। क्विक। सर, देव श्रीवास्तव 4 साल पहले मर चुका। एक और डेड है? नहीं सर, देव का एक बेटा है जो 2 साल पहले यहीं पुणे में शिफ्ट हुआ था। इसका हमारे किसी सस्पेक्ट के साथ कोई कनेक्शन है? हाँ सर, ये देखिए। मेरे पास पैसे डबल करने की स्कीम है। ऐसा होता है क्या? आदमी भरोसे गए? हाँ, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, लेकिन एक आदमी और चाहिए विधि के लिए। वो तो मैं ले आऊंगा। अरे पर पैसे लेके भाग गया तो? अरे नहीं यार, रति ने मुझे बोला है पहले वो डेमो देगा। क्या डेमो के लिए पैसे देने होंगे? अरे नहीं नहीं, डेमो के लिए पैसे नहीं, कुछ और लगेगा। अब क्या करना है? तुम चारों का कार्य समाप्त हुआ और मेरा कार्य आरंभ। इसके लिए तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम तुम्हारी पार्टनर काजल के साथ अब्रॉड चली जाओ। लेकिन डॉक्टर, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इसके लिए मेरे पास एक रास्ता है, सीक्रेट है, मैं पैसे डबल कर सकता हूँ। क्या? कैसे? एक तरीका है, अब साइंटिफिक नहीं है, और इस विधि को पूरा करने के लिए तुम्हें 4 लोगों को इकट्ठा करना होगा जो कि पैसा डबल करने की चाह रखते हो। लेकिन डॉक्टर, ये सब होगा कैसे? पहले तुम 4 लोगों को आइडेंटिफाई कर लो,
उसके बाद मैं तुम्हें डेमो भी दे दूंगा। उसके बाद अगर तुम चारों को मुझ पे भरोसा होता है तब पैसे लेकर आना। मुझे वरदान है कि मैं जरूरतमंद लोगों के पैसों को दोगुना कर सकता हूँ। यहाँ आओ, यहाँ खोदो। सच क्या है खुद ब खुद पता चल जाए। बाबा आपने तो चमत्कार कर दिया, हम पैसे भी लाए, उन्हें भी आज दोगुना कर दो। पैसों को दोगुना करने के लिए इससे भी मुश्किल विधि करनी पड़ी। मैंने रति को बताया था, इसके लिए शस्त्र की भी पूजा होती है। अब मुझे इस कार्य को पूरा करने के लिए समय लगे और एकांत भी। उसके पहले आप लोग आपके मोबाइल फोन्स स्विच ऑफ करके इस बैग में डाल दीजिए। अब आप लोग शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कीजिए। सूरज, पूरे शहर में मुझे नाकाबंदी चाहिए। हर जगह पर मेरा की फोटो खिंचवाओ, खास करके शहर के बॉर्डर। क्विक। आप लिसन, तुम रूम में जाके शैंपेन निकालो। ओके। मैं बस 2 मिनट में आया। मैं बस 2 मिनट में आया। 2 मिनट नहीं बेटा, तेरे को बहुत लंबा समय लगने वाला है। अब लेके चला इसको। अरे सर मेरी बात। सर मार लेना, जी भर के मार लेना, लेकिन पहले ये तो बताओ कि मुझे ढूंढा कैसे? मैरीगोल्ड, यही पोस्ट कार्ड था ना तेरे केबिन की वॉल पर। पहले हमें लगा कि ये कोई होटल है। पिछले 6 महीने में कम से कम 60-70 होटल गए होंगे, पर तू कहीं नहीं मिला। फिर मैं पता चला, ओ नहीं, ये कोई होटल वोटल नहीं है, बल्कि ये तो मुंबई का एक्सक्लूसिव मेंस सीक्रेट क्लब है। एक पोस्ट कार्ड से क्लब तक पहुंच गए। तुझे क्या लगा तू ही जीनियस है? तेरे जैसे फ्रॉस्टर्स अपनी झूठी शान में पैसा उड़ाने के लिए क्राइम करते हैं। फ्रॉड नहीं, जीनियस हूं मैं। अपने इशारे पे लोगों को नचाता हूं, और वो चारों तो अपने लालच की वजह से मारे गए। मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। वो चारों लालची, और तू निर्मोही जिसे कोई मोह नहीं। अरे तूने तो उस अक्षय तक को नहीं छोड़ा। वो बेचारा 5,000 रुपए डबल करना चाहता था, पता है क्यों? ताकि वो अपने बीमार बाप का ऑपरेशन करा सके। आत्मी लक्ष्मी को कौन जाने देना चाहता है? मैंने तो बस एक शतरंज की खेल की तरह जाल बिछाया, जो फंसा हो गया। बेटा अब हम तुझे भी नहीं जाने देंगे।
अब अपनी पूरी जिंदगी जेल में खेलना था। बराबर। ये बता तू आलवों को डबल कैसे करता था? वो तो मैं पहले से गाड़ के रखता था, पर लालचियों को मेरी ये मामूली सी ट्रिक भी समझ में नहीं आई। नीरव को कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 एंटी सुपरस्टिशन और ब्लैक मैजिक के तहत दोषी पाया और 14 साल की सजा सुनाई। लालच एक ऐसी बला है जिसमें आदमी सब कुछ भूल जाता है, अपनी सुध बुध कमा बैठता है। तीनों पढ़े लिखे लोग अच्छी सोसाइटी से थे, चाहते तो मेहनत करके खूब पैसा कमा सकते थे, पर नहीं, सब कुछ भूल भाल कर जल्दी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अंधविश्वास में फंस गए। फिर मुलाकात होती है एक और केस के साथ। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।